अस्सलाम वालेकुम। जी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलें, आज का हमारा प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ डज़ इनोवेशन फिट इन विद ऑल दीज़ टेक्नोलॉजीज़। तो सारी इनोवेशन प्रोसेस को भी समझना और उसमें एआई, क्लाउड, आईओटी, ब्लॉकचेन और भी दूसरी टेक्नोलॉजीज़ किस तरह से इनोवेशन के साथ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो लास्ट वीक हमने जो एंड किया था सेशन हमारा, उसमें इनोवेशन प्रोसेस के बारे में हमने थोड़ी बहुत बात शुरू की थी। तो थोड़ा-सा वहीं से रिज़्यूम करते हैं, उसको एक बार रिवाइज़ करते हैं और फिर हम लोग जो बाकी टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको लेकर आएँगे और आज साथ में हमें 4 लोग जॉइन करेंगे। एआई में हमारे पास नासिर हुसैन जॉइन करेंगे, आईओटी में इमरान अली जॉइन करेंगे, क्लाउड में आमिर पिंगर और ब्लॉकचेन में ज़ीशान अली। तो ये होगा और फिर बीच में कभी 11 बजे के करीब हम लोग अली मुग़ल सैलानी से उनको भी लेंगे और उनके साथ कुछ 1-2 लोग सैलानी के जो इस वक़्त काफ़ी सारा काम कर रहे हैं, ये राशन डिस्ट्रीब्यूशन पे और लोगों की हेल्प करने में। इन सबको भी लेकर आएँगे ताकि इस वाले टॉपिक से एक थोड़ा-सा ब्रेक मिल जाएगा और हम वो भी चीज़ देख लेंगे कि क्या हो क्या रहा है करंट टाइम में। तो ये आज का हमारा एजेंडा है। तो जैसा अब हम लोग इनोवेशन से शुरू करें? जी बिल्कुल, आदिल भाई आप ज़रा-सा रिवाइज़ कराएँ। अच्छा, तो हमने जो इनोवेशन मॉडल को देखा था लास्ट टाइम वो ये था कि हम लोग शुरुआत ले रहे हैं विज़न से। विज़न से मतलब ये कि आपका एक कोई डायरेक्शन हो, कुछ आपके पास सोच हो कि करना क्या है। तो कुड बी एनीथिंग अलग-अलग लोगों के पास डिफरेंट विज़न्स आते हैं रिलेटेड टू जो उनका एक्सपीरियंस रहा होता है, जो उनको नज़र आ रहा होता है, जो उनकी लाइफ़ होती है उसके हिसाब से और जो उनके इंटरेस्ट होते हैं, राइट? उस विज़न को लेके फिर आपको अंडरस्टैंड करना होता है आपकी ऑडियंस को, कि आपका कस्टमर कौन है। यहाँ पे फिर हम डिज़ाइन थिंकिंग पर शुरू होते हैं और डिज़ाइन थिंकिंग के अंदर हम लोग एम्पैथी से स्टार्ट करते हैं कि हम अपने कस्टमर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें, उसकी डे टू डे लाइफ़ को ऑब्ज़र्व करें, उसके साथ कुछ टाइम गुज़ारें ताकि हम समझ सकें कि प्रॉब्लम क्या होती है उनको। हमारे विज़न से रिलेट करते हुए सारी चीज़ को। जब ये अंडरस्टैंडिंग हमारे पास डेवलप होती है, तो फिर हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफ़ाइन करते हैं कि एक्चुअली एग्ज़ैक्ट इश्यू क्या है जिसको हम हल करना चाहें। और जब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास आ जाती है, फिर हम कोई आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस पर आते हैं। ये हमारा आइडिएशन का फ़ेज़ होता है, जिसके अंदर हम डिफरेंट सॉल्यूशंस के ऊपर नोट डाउन करते हैं कि हम किस किस तरह से हमारी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। और फिर उनमें से जो भी रेडिकल सॉल्यूशंस हम लोग लेकर आते हैं, उनमें से मिक्स एंड मैच करके जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन लगती है, उसको हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से फिर हम प्रोटोटाइपिंग फ़ेज़ में आते हैं, जिसमें हम लीन स्टार्टअप पे काम शुरू करते हैं, कि हम एक हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं कि जो हम आइडिएशन फ़ेज़ में जो हमने सॉल्यूशन डिफ़ाइन किया है उसको अगर हम डेवलप करेंगे तो क्या होगा? तो हमारा कोई हाइपोथेसिस होता है। इसको टेस्ट करने के लिए हम एक प्रोटोटाइप बनाते हैं या इसको हम मिनिमम वायबल प्रोडक्ट भी कहते हैं, जो एक मिनिमलिस्टिक सॉल्यूशन होती है हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और इस एमवीपी को हम जो डेवलप करने जाते हैं वो एजाइल मेथोडोलॉजी में करते हैं। तो उसको जब डेवलप करते हैं वी स्टार्ट विद द प्रोडक्ट बैकलॉग। उस बैकलॉग को हम अ, एक लिस्ट होती है उसको हम स्टोर कर लेते हैं। और वहाँ पर हम मेंटेन रखते हैं कि जो भी हमारी प्रायोरिटीज़ होती हैं उसके हिसाब से हम डेवलपमेंट करते हैं। और जब हम डेवलपमेंट शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें क्योंकि हमारा जो पूरा ऑब्जेक्टिव है ये पूरा एक कंटिन्यूअस इनोवेशन मॉडल है कि हम लोग शॉर्ट स्प्रिंट्स के अंदर रिपीटेटिवली इटरेशन करके सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे। तो इसके लिए हमें ऑटोमेशन टूल्स चाहिए होते हैं जिसके लिए हम पूरा जो डेवऑप्स का जो सिस्टम है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑटोमेशन टूल्स होते हैं, तो हम गिट से स्टार्ट करते हैं, टेराफॉर्म यूज़ करते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कुबरनेटिस यूज़ करते हैं हम ऑर्केस्ट्रेशन के लिए और डॉकर यूज़ करते हैं कंटेनराइजेशन के लिए।
तो ये सारे जो टूल्स हैं ये कुछ एक हमारी डेवऑप्स की टूल किट है, ये सारे कॉन्फ़िगर होते हैं और फिर हम लोग अपने कोड पर आते हैं कि इटरेशन वाइज हम लोग जो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है उसको डेवलप करें। जब हमें लगता है कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया है, तो हम उसको कस्टमर को रिलीज़ करते हैं कि आप इसको टेस्ट करें। और कोशिश करते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकें। यहाँ पर वैलिडेटेड लर्निंग का एक टर्मिनोलॉजी है लीन स्टार्टअप की, कि जो आपने बनाया है, क्या आपका कस्टमर इसको परचेज़ करने के लिए तैयार है या नहीं है? अगर कोई आपका प्रोडक्ट बाय करने के लिए तैयार है, तो दैट मीन्स कि कुछ तो सही बना है। अगर कोई बाय करने के लिए तैयार नहीं है, तो दैट मीन्स you've messed up, something is not right and you have to go back and figure it out. यहाँ पर आपका पिवट और परसिवियर का जो क्वेश्चन है कि अगर आपके कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, तो आप यू डूइंग समथिंग राइट, तो आपको परसिवियर करना चाहिए। अगर आपका कस्टमर बाय नहीं कर रहा या आपको फीडबैक कुछ गलत आ रहा है, तो आप उसको चेंज करना पड़ेगा मॉडल को आपके। तो एंड देन द होल प्रोसेस, ये जो पूरा प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस एक सर्कल है, इट्स लाइक अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। जहाँ पर आपने ये रोका, वहाँ पर योर कंपनी इज डेड, तो एंड समबडी इज गोइंग टू कम, वो आपको फिर बीट कर देंगे। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हर कंपनी को फॉलो करना चाहिए। तो जस्ट एक सिनॉप्सिस फ्रॉम द लास्ट डिस्कशन। आदिल भाई आपने बहुत अच्छा किया। देखें, बात बताऊं क्या है जो हमारे सारे स्टूडेंट्स को समझनी चाहिए। जब तक हम जिद्दत नहीं पैदा करेंगे, जस्ट बिकॉज टेक्नोलॉजी आप लेटेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं डजंट मीन एनीथिंग। इट हैज़ टू ऐड वैल्यू टू द कस्टमर। कस्टमर को कोई चीज़ वैल्यूबल होनी चाहिए उसके लिए। अगर वो वैल्यूबल नहीं है, वो उसको इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहा कस्टमर, तो आपने कुछ भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, कोई फायदा नहीं है। तो आदिल भाई क्या करना चाहिए? सारा फोकस कस्टमर को सेटिस्फाई करने का और कस्टमर की नीड फाइंड करने का है। जैसे अभी जूम है, हम अभी जूम पे एकदम ऊपर चढ़ गया, क्यों? कस्टमर की नीड पैदा हुई ना जी। और उन्होंने पहले आइडेंटिफाई की हुई थी ये नीड। तो जब ये कोरोना वायरस आया तो सारी बातें और ज्यादा बढ़ गई। अगर जनरली कस्टमर को इस चीज की नीड थी, राइट, एग्जैक्टली। तो वो वही, क्योंकि अब सब आइसोलेशन में है, शेल्टर इन प्लेस, सोशल डिस्टेंसिंग है, तो लोगों में आपस में काम भी करना है, इंटरेक्शन भी करना है, तो वो जूम आइडियल एक टूल था जो इस वक्त का सबसे टॉप पे आ गया। प्रॉबेबली उसमें कुछ हैं, हम लोगों ने एक्सपीरियंस किए हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स, तो अगर कोई और टूल आता है उसकी जगह पे, तो उसको एक कस्टमर ऑडियंस उसके लिए ऑलरेडी तैयार है। अच्छा जी, अब हम क्या क्या करते हैं कि ये मैं फिर एक दफ़ा छोटी सी उसको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म करके बताऊं। बहुत ही छोटी सी बात है, हमें कस्टमर से शुरू करके उसके लिए हमें एक विजन चाहिए कि यार हम क्या करना चाह रहे हैं कस्टमर के लिए। वहाँ से लेके डिज़ाइन थिंकिंग से, लीन स्टार्टअप से, एजाइल से, फिर हम कंटिन्यूसली उसको डिलीवर करते हैं डेवऑप्स से। और एक अब तो नया कॉन्सेप्ट दिया है गिटऑप्स, ये डेवऑप्स और गिटऑप्स वगैरह और कंटेंट ऑप्स, ये हम अगले हफ्ते डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो अब क्या करते हैं हम? देखें, सारा जो फोकस है फ्यूचर का, अभी मैंने आपको एक आर्टिकल शेयर किया है कि अली बाबा क्लाउड पे कितने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करेगा। क्लाउड इज गोइंग टू बी द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स गोइंग फॉरवर्ड। हम जो ये सारा प्रोग्राम कर रहे हैं, वो ये प्रोग्राम का मकसद ये है कि लोगों में अवेयरनेस की जाए, अपने स्टूडेंट्स में और प्रोफेशनल्स में अवेयरनेस की जाए कि पोस्ट कोरोना जो वर्ल्ड है उसमें क्लाउड इज गोइंग टू बी एवरीथिंग। क्लाउड के गिर्द ही सारा। तो अब ये करते हैं कि हम लोग कुछ ऐड करते हैं लोगों को, और क्लाउड के जो चीता है वो आमिर पिंकर है। तो आमिर भाई से पूछते हैं कि डिस्कशन करते हैं, जरा सा उनको ऐड कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम आमिर वालेकुम भाई, कैसे हैं सर? अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अच्छा जी, मैं आपसे अगर कुछ सवाल पूछूं तो तंग तो नहीं होंगे आप? नहीं सर, मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, शुरू करते हैं कंटेनर से। देखिए, पहले जो क्लाउड था ना, वो आमतौर पे वर्चुअल मशीन से रिवॉल्व अराउंड करता था।
वर्चुअल मशीन के गिर्द अराउंड करता था, अब लोग कह रहे हैं कि कंटेनर के गिर्द अराउंड करेगा। तो ये कंटेनर में और वर्चुअल मशीन में क्या फर्क है और ये दोनों बलाएं क्या है? सर जबरदस्त क्वेश्चन। देखिए सिंपल ये है कि हमारा एक सिस्टम हुआ करता था जिसपे हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम चला है। लेट्स से हमारा लैपटॉप है या हमारा कोई भी डेस्कटॉप पीसी है, उस पर एक सिस्टम, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, अगर मैक है तो मैक ओएस हो गया। अब पहले एक एप्लीकेशन, एक सर्वर का कॉन्सेप्ट था। आज से अगर मैं 20 साल पहले की बात करूं तो आई वाज इन सम बैंक कॉल सेंटर आईटी में मैंने 1 साल गुजारा। वहाँ पे इशू ये होता था कि जब भी एक छोटी एप्लीकेशन आती थी तो उसके लिए एक नया सर्वर परचेज किया जाता था, राइट। एक मरतबा मैंने, क्योंकि मैं टेक्निकल था, मैंने अपने बॉसेस को कहा कि वी डोंट नीड सर्वर्स बिकॉज कि हमारे पास जो है कैपेसिटी है, जो सर्वर ऑलरेडी है उसमें हम इस एप्लीकेशन को चला सकते हैं। अच्छा, उसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि जो नॉन टेक्निकल लोग होते थे वो उनको ये शक रहता था कि यार कभी ऐसा हुआ कि रिसोर्स कम पड़ गए, कुछ ऐसी चीज़ हुई। तो फिर उन्होंने सजेस्ट ये करना शुरू किया कि छोटी एप्लीकेशन हो, बड़ी हो, हम नहीं जानते, क्योंकि ये बैंक का मामला है, कस्टमर लोड आ सकता है, बहुत क्रूशल चीज़ें होती हैं, तो आप हर एप्लीकेशन के लिए अलग सर्वर ले लें। अच्छा, ये तो एक कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती थी जिनका प्लेटफॉर्म डिफरेंट होता था। जैसे कुछ विंडोज़ पे चलती हैं, कुछ यूनिक्स पे चलती थी, लिनक्स पे चलती हैं, तो उनके प्लेटफॉर्म, उनका आर्किटेक्चर, उनकी जो डिपेंडेंसीज हैं वो डिफरेंट होती थी। एक सिस्टम पे आप एक ही चीज़ इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। उस वक्त ये सिस्टम था। फिर आया वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट। वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट ये आया कि आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्चुअल बाउंड्रीज बनाते हुए, डिफरेंट किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हुए, आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही सिस्टम पे, एक ही लैपटॉप पे, एक ही सर्वर पे यूज करते थे। उसका क्या फ़ायदा होना शुरू हुआ कि मिसाल है कि एक पे आपने उबंटू चला दिया, दूसरे पे आपने काली चला दिया, विंडोज़ आपका बैकग्राउंड में चल रहा है, विंडोज़ पे एप्लीकेशन अलग चल रही है, उबंटू पे अलग चल रही है, सबकी आपने रिसोर्स मैनेजमेंट अलग कर दी और मल्टीपल आइसोलेटेड वॉल्स बन गई, वर्चुअल इंस्टेंसेस बन गए जिसमें एक एप्लीकेशन का ताल्लुक दूसरे से नहीं है। अब आपने, अगर मिसाल है कि अगर मैं टेक्निकल टर्मिनोलॉजी की बात करूं तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि Node.js का किसी एप्लीकेशन को 10 वर्जन चाहिए, उसको अपडेटेड नहीं चाहिए। बाज़ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जो आपको Node.js का 12 चाहिए, एंगुलर का 5 वर्जन पे आज भी एप्लीकेशन चल रही है, एंगुलर का 9-10 वर्जन मार्केट में है। तो आपको उनको एक सिस्टम पे चलाने के लिए वर्चुअल मशीन का सहारा लेना पड़ता था। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आना शुरू हुआ कि उसमें जितने ऑपरेटिंग सिस्टम उतनी लाइसेंसिंग, उतनी मेमोरी, उतने रिसोर्सेज की जरूरत, क्योंकि पूरे पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम आपको उन वर्चुअल बाउंड्रीज में इंस्टॉल करने पड़ते थे। अब उसका क्या हल निकला? उसका हल निकला कंटेनर्स। आज के मॉडर्न दौर में कंटेनर को आसान बना दिया गया। ये तो वैसे लिनक्स का बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, बट डॉकर आया, दूसरी कंपनीज आई, रॉकेट है, इस तरह डॉकर बहुत ऊपर आ गया। उसने हमारे लिए क्या आसानी कर दी यूजर्स के लिए कि एक बेस ऑपरेटिंग सिस्टम पे, फॉर एग्जांपल विंडोज या लिनक्स इज पावरफुल, तो ज्यादातर क्लाउड्स में लिनक्स ही यूज हो रहा है। लिनक्स पे उसने हमें उसी लिनक्स के कर्नल को, या विंडोज पे रहते हुए विंडोज के कर्नल को यूज करते हुए हमें वर्चुअल बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट दिया कि अब आपने मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करने होते, आप उसी सिस्टम का, उसी सर्वर का बेस ओएस को यूज करते हुए आप अपनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, उसकी अलग अलग डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करते हैं और हर एप्लीकेशन को आइसोलेट कर देते हैं एक दूसरे से, ताकि अगर मिसाल है कि एक Node.js 10 पे चलना है, एक Node.js 12 पे चलना है, तो आपने 2 कंटेनर अलग अलग बना दिए। मेमोरी आपकी बहुत सेव होती है, आपकी लाइसेंसिंग बहुत सेव होती है, आपके रिसोर्सेज बहुत सेव होते हैं। इट्स वेरी वंडरफुल एंड वेरी इजी। चंद कमांड्स हैं, अगर मैं डॉकर को समराइज करूं तो कुछ 20-25 कमांड्स हैं जिस पे पूरा डॉकर चलता है और उसके बाद आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन सीखनी होती है। तो इट्स दैट सिंपल एंड दैट वंडरफुल। तो दिस इज ऑल डॉकर ऑल अबाउट। अच्छा, तो हमने अभी तक कंटेनर का जिक्र किया और कंटेनर का जिक्र किया, जब कंटेनर का जिक्र किया तो ये जो कंटेनर्स हैं ये बेसिकली समझे एक तरह का लिनक्स का पार्टीशन है और ये पार्टीशन के अंदर एप्लीकेशन चल रहे हैं और एक ही मशीन पे 10 भी चल सकते हैं कंटेनर एंड सो ऑन। अच्छा, मगर हम एक ही मशीन पे 10 कंटेनर तो नहीं चलाना चाह रहे क्योंकि हमें पता नहीं है कि लोड कितना आएगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये कंटेनर को कोई सॉफ्टवेयर हो जो मैनेज करे और अगर 50 मशीनें लगी हुई हैं या 100 लगी हुई हैं या 500 लगी हुई हैं उन पे कंटेनर को मैनेज करे। ये बेसिकली मैनेजमेंट जो सिस्टम है इसको क्लाउड नेटिव नई टेक्नोलॉजी कहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब मेरा
अब कंटेनर को चलाने के लिए ना दो तरीके हैं इसमें जो मशहूर है, वैसे तो बहुत सारे हैं, कुबरनेटिस और दूसरा जो है वो कंटेनर सर्वरलेस कंटेनर्स। अच्छा, अब कुबरनेटिस, मैं सर्वरलेस कंटेनर पर मैं नजर डालूंगा, एक थोड़ा सा लोगों को बताऊंगा, ये आसान वाली तरकीब है, और कुबरनेटिस पे आप डालिएगा कि ये क्या कुबरनेटिस क्या भला है। अच्छा, सर्वरलेस कंटेनर क्या है? देखिए, पहली बात तो जो सर्वरलेस का लफ्ज है ना वो मिसनोमर है। वो सर्वरलेस का मतलब ये नहीं है कि वो सर्वर नहीं है। सर्वरलेस का मतलब है कि जो कंटेनर है वो सर्वर पे चल रहा है मगर वो सारी मैनेजमेंट दूसरी कंपनी कर रही है। अच्छा, मिसाल के तौर पे जो सबसे अच्छा इस वक्त सर्वरलेस कंटेनर है, कंटेनर मैनेजर है, वो आपका गूगल का गूगल क्लाउड रन है। अच्छा, इसके बाद फारगेट भी है और एजूर कंटेनर इंस्टेंसेस भी हैं। अच्छा, ये तीनों जो है ना वो करते क्या है? अभी मैं गूगल वाले से बात करता हूँ, क्लाउड रन, क्योंकि वो सबसे एडवांस्ड है। आपने कुछ भी नहीं किया, कंटेनर बनाया, उसमें एप्लीकेशन बनाया, उसको दे दिया गूगल को। गूगल ने क्या किया कि जितना लोड पड़ा ना उसी लिहाज से उतने इंस्टेंस उसके बना दिए। अगर 500 की जरूरत हुई तो 500 बना दिया और 1 सेकंड के लिए चार्ज किया। अच्छा, और अगर जीरो रिक्वायरमेंट है, कोई कस्टमर नहीं है आपके पास, यानी कोई आदमी HTTP रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, तो वो क्या करेगा? कोई भी नहीं चल रहा होगा कंटेनर। तो उसमें फायदा क्या होता है कि आप अनलिमिटेड स्केलेबिलिटी हासिल कर लेते हैं। मगर इन कंटेनर्स के लिए एक जरूरी है कि ये स्टेटलेस क्या कहते हैं एप्लीकेशन हो। स्टेटलेस से मतलब सारा स्टेट जो है ना, आपने जो सारी इंफॉर्मेशन है डेटाबेस में रखी हुई हो, सॉफ्टवेयर के अंदर कोई स्टेट नहीं हो, एक रिक्वेस्ट से दूसरी रिक्वेस्ट के अंदर कोई कॉमन स्टेट नहीं हो। अच्छा, तो मैंने आपको सर्वरलेस कंटेनर के बारे में बताया। इसके 3 प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं, गूगल क्लाउड रन, एजूर कंटेनर इंस्टेंसेस और फारगेट AWS का। अच्छा, अब गूगल एक चीज लेके आई, कुबरनेटिस। आमिर भाई ये बताइए कि कुबरनेटिस क्या करती है और सर्वरलेस से वो बेहतर है या खराब है, या क्या मसले हैं क्या नहीं मसले, ये जरा बताइए। राइट सर, कुबरनेटिस एक ऑर्केस्ट्रेशन टूल है जो हमारी कंटेनराइज एप्लीकेशन के बहुत सारे इंटेंट्स को जो इंस्टेंसेस हैं उनको स्केल करने में, ऑटो स्केल करने में हमारी बहुत मदद करती है। बहुत सिंपली हम कुछ कमांड्स लिखते हुए हमारी एप्लीकेशन को इस तरह कर सकते हैं कि जब लोड बढ़े वो खुद ही बढ़ जाए और ऑटो स्केल हो जाए, अप हो जाए, और जैसे ही लोड कम हो वो खुद ही डाउनग्रेड हो जाए और हमारे इंस्टेंसेस कम होना शुरू हो जाए। तो ये हमारे पास फुली हमें कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट देता है कि हम अपनी मर्जी के हिसाब से सारे एप्लीकेशन को डिप्लॉय करें, उसको कंटेनराइज करें, उसके रेप्लिकास बनाएं और उसके हिसाब से हम उसमें उसका डेटा सेव करें, वॉल्यूम्स को ऐड करते जाएं, और इस तरह का हमारे पास बहुत ज़बरदस्त टूल है। अच्छा, अब सिनेरियो ये है कि हमारे पास जब हम कंटेनराइज एप्लीकेशन की बात करते हैं तो आजकल दौर है माइक्रो सर्विसेज का। माइक्रो सर्विसेज क्या है कि आपने किसी बहुत बड़ी, पहले ज़माने में मोनोलिथिक एप्लीकेशन हुआ करती थी, राइट, बहुत बड़ी एप्लीकेशन हुआ करती थी, एक ही साथ टाइटली कपल्ड होती थी, एक ही सिस्टम पे सब कुछ चल रहा है, एक ही टेक्नोलॉजी यूज हुई है, शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ एक ही उसमें लैंग्वेज में आपने कोड किया हुआ है। बट अब चूंकि जैसे बताया गया कि अजाइल है और हम स्प्रिंट में काम करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में काम करते हैं, बहुत सारे अपडेट्स देते हैं, तो कुबरनेटिस हमें उस एप्लीकेशन को अपडेट करने में भी बहुत हेल्प करता है कि किस तरह, किस स्ट्रेटेजी के बेस पे। हम सिर्फ सिंपली उसको बताते हैं कि हमें इस स्ट्रेटेजी पे अपडेटेशन चाहिए, वो हमें हेल्प करता है। फिर हमारे पास जैसे माइक्रो सर्विसेज की मैंने बात की, डिफरेंट एप्लीकेशन में हम डिफरेंट पार्ट कर रहे होते हैं, कुछ पार्ट हमारा नोड.जेएस में है, कुछ एंगुलर में है, कुछ मे बी रिएक्ट में है, और उन सबको हमें बहुत सारे इंस्टेंसेस के बाद हो सकता है कि किसी एप्लीकेशन के 100 स्मॉल माइक्रो सर्विसेज हों जिसको जोड़ के एक बड़ी एप्लीकेशन बनी हो। अब जब हम 100 एप्लीकेशन के टुकड़ों की बात करते हैं, माइक्रो सर्विसेज की बात करते हैं, और वो सारी अगर कंटेनराइज हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए कोई ऑटोमेटेड टूल चाहिए हमें। जब ऑटोमेटेड टूल चाहिए वो इस तरह चाहिए कि उसका हमारा कंटेनर चल रहा है नहीं चल रहा, हमारी एप्लीकेशन रिस्पॉन्ड कर रही है नहीं कर रही, हम 100 इंस्टेंस बना के चले गए, हम रात को सो रहे हैं, हमारी एप्लीकेशन हैंग हो गई। अब हमें कैसे पता चलेगा कि उस एप्लीकेशन को हैंग होने के बाद उसको रीस्टार्ट कौन से वाले इंस्टेंस को करना है हमें? तो कुबरनेटिस वो ऐसा टूल है जो खुद देखता है कि हमारी एप्लीकेशन रिस्पॉन्ड कर रही है नहीं कर रही, वो रेडी है नहीं है, उसको रीस्टार्ट कब करना है, उसको स्केड्यूल कहाँ करना है, हमारे CPU पे लोड ज़्यादा बढ़ गया है तो उस एप्लीकेशन को उठा के दूसरे किसी सर्वर पे उसको लोड कर दे। 50 अगर सर्वर्स हैं
तो वो मूव करता रहता है हमारी एप्लीकेशन और पूरा ऑर्केस्ट्रेट करता है कि किस वक्त किस एप्लीकेशन को कहाँ चलना है, किस एप्लीकेशन को किससे बात करनी है, कैसे कनेक्शन बिल्ड करना है, कितने रेप्लिकाज उसके बनाने हैं, कितनी मल्टीपल कॉपीज उसकी बनानी है और किस तरह लोड बैलेंस करना है उसको। ये सारा काम हमें कुबरनेटिस करके देता है और बहुत ही जबरदस्त और आसान टूल है। अच्छा जी, अब मामला ये है कि कुबरनेटिस बेहतर है या सर्वलेंस बेहतर है, डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर छोटा सा एप्लीकेशन है, उसमें बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो क्या कहते हैं, सर्वलेंस कंटेनर ज़्यादा बेहतर रहेंगे। और मगर जो बड़ी कंपनियां हैं वो सब कुबरनेटिस की तरफ जा रही हैं। आमिर भाई ज़रा सा इस मौके पे ये बताइएगा कि आपने, बल्कि आदिल से पूछते हैं ये, आदिल भाई आपने सर्टिफाइड कुबरनेटिस, आप दोनों ने पास किया हुआ है सर्टिफाइड कुबरनेटिस एप्लीकेशन डेवलपर इम्तिहान। आदिल भाई उसके बारे में ज़रा सर्टिफिकेशन के बारे में बताइए। कुबरनेटिस सर्टिफाइड एप्लीकेशन डेवलपर जो है वो काफ़ी एक प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेशन है इस वक्त, क्योंकि इट एक्चुअली टेस्ट योर कॉन्फिडेंस विद कुबरनेटिस। मल्टीपल चॉइस एग्जाम नहीं है, वो एक्चुअली आपसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग कराते हैं इन अ लिमिटेड टाइम। 2 घंटे के टाइम के अंदर आपको 19 प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। तो इट्स वेरी लिटिल टाइम, अगर आपको नहीं आता है तो वो आपसे हो नहीं पाएगा। तो दिस इज द वन सर्टिफिकेशन राइट नाउ जो ये वाला नहीं है कि आपने याद करके चले गए और टेस्ट दे दिया। मेरे लिए ये वैसे आसान होता है नॉर्मली, क्योंकि मल्टीपल चॉइस में आई एम वेरी गुड, लेकिन कुबरनेटिस में काफ़ी पढ़ के जाना पड़ता है, क्योंकि यू रियली हैव टू नो व्हाट यू डूइंग, अदरवाइज वो क्लियर नहीं होता। यहाँ पे मैं एक बात ऐड कर दूं कि आमिर भाई पाकिस्तान में, जितना मुझे पता है, कुबरनेटिस के पहले सर्टिफाइड इम्तिहान थे। मैं तो बहुत लोगों से कह रहा था कि यार कुबरनेटिस का इम्तिहान दो, किसी की हिम्मत नहीं। इसी वजह से आमिर भाई ना बेस्ट ऑफ द बेस्ट है और ये क्लाउड के डिवीजन को लीड भी करते हैं। अब ये कोरोना आ गया है तो क्या कहते हैं, क्लाउड और चढ़ जाएगा तो आमिर भाई के और मजे आएंगे इंशाल्लाह। क्या कहते हैं, ये बताइए। अच्छा, अब हमने ये देखा सारे जो एप्लीकेशन बने होंगे वो माइक्रो सर्विसेज बेस्ड होंगे, वो कंटेनर के अंदर रखे हुए होंगे, वो कंटेनर या तो सर्वलेस कंटेनर होंगे या कुबरनेटिस के पॉड्स के अंदर चल रहे होंगे एंड सो ऑन। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगला जो चीज है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। जरा इमरान भाई को भी लेके आइए तो पता लगे कि उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है इमरान भाई? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से सर? बिल्कुल बिल्कुल खैरियत से हैं। अच्छा, स्टारलिंक सैटेलाइट के साथ बैठे हुए इमरान भाई हमेशा टेक्नोलॉजी में आगे रहते हैं। सर शागिर्द हैं आपके सर। जी जी। अच्छा जी, अब मसला क्या है कि जो नया दौर है उसमें हमने पहले भी क्लाउड की बात की आमिर भाई से। अच्छा, हम आगे पीछे चलते रहेंगे कि तो डिस्कशन है ओपन। अच्छा, क्लाउड की बात की। अच्छा, अब क्लाउड में कंटेनर चल रहे हैं। अच्छा, यही कंटेनर में माइक्रो सर्विसेज चल रही है क्लाउड में, आईओटी की। अच्छा, पहली बात इमरान भाई, ये आईओटी क्या भला है? सर आईओटी हमारे, हम लोग फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर जो 4 मेजर चीज़ों को देख रहे हैं। क्लाउड नेटिव आप जिक्र कर सकते हैं, उसके अलावा आईओटी है, एआई है और ब्लॉकचेन है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में होता क्या है, आपके पास इस वक्त अगर हम छोटी सी एग्जांपल लें, आपका घर है, ठीक है, बिल्कुल आसान सा, जो कि हर वक्त हर कोई किसी के पास ही होगा, लाइक जिस भी एरिया में वो लोग रह रहे, उसको अगर आप लोग ऑटोमेट कर दें, ठीक है, और आपके पास कोई भी लाइक डिवाइस है, उसके थ्रू आप अपने घर को कंट्रोल करें, ठीक है, किसी ऐप के थ्रू कंट्रोल करें, तो वो पूरा आईओटी होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। लेकिन आपके पास जो मौजूदा लेगेसी सिस्टम्स अवेलेबल हैं आपके पूरे एनवायरनमेंट में, आपके घर में, उनको आप थ्रू इंटरनेट कंट्रोल कर रहे हो, तो वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की तरफ आ जाता है। बिल्कुल आसान से अल्फाज में ही आया था सर। मुझे सुन रहे हैं आप लोग?
जी 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 जी। अच्छा इमरान भाई एक बात बताइए मुझे डर लगता है कि आप इंटरनेट बंद हो गया अगर, पाकिस्तान में तो होता ही रहता है। अच्छा आमिर भाई क्लाउड पे बैठे हुए हैं, अपने कुबरनेटिस का एप्लीकेशन चला रहे हैं, माइक्रो सर्विस चला रहे हैं, अब हो गया इंटरनेट बंद, अब क्या करें? जो क्या दरवाजा ही नहीं मेरा खुलेगा जब तक इंटरनेट अप नहीं होगा? इसके लिए सर हम लोग जो एक चीज देख रहे हैं आईओटी के अंदर, हम लोग एज कंप्यूटिंग के ऊपर देख रहे हैं। लेकिन आपको हर वक्त जो है वो क्लाउड के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। आपके घर के अंदर एक छोटा सा सर्वर लगा होगा जिसको हम एज कंप्यूटिंग कहते हैं, तो वो पूरे का पूरे आपके सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होगा। तो उसके लिए आपको हर वक्त इंटरनेट से कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है, 24 आवर्स आपको ऑनलाइन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपका जो एज कंप्यूटिंग होगा वो आपको इन केस ऑफ फेल्यूर ऑफ इंटरनेट आपको रिस्पॉन्ड करेगा। लाइक जो आपने कहा कि इंटरनेट नहीं चल रहा और आपके घर के अंदर इस तरह का कोई मसला पैदा हो रहा है जिसमें आपको फौरन रिस्पॉन्ड चाहिए, और क्लाउड के अंदर क्या होगा कि आपने क्लाउड के अंदर आपकी रिक्वेस्ट जाएगी, वहां से प्रोसेस होगी, वहां से रिटर्न हो रही है, तो वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, उसके अंदर लैगिंग भी हो सकती है बहुत ज़्यादा, आपकी इंटरनेट स्पीड का मसला हो सकता है और इंटरनेट का खुद मसला हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग एज कंप्यूटिंग होता है। एज कंप्यूटिंग क्या करता है, आपको वो ऑन द स्पॉट रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, उसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती, क्लाउड से कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं होती। तो आपके जो भी इन्वायरमेंट होगा वहीं पर एक एज कंप्यूटिंग का सिस्टम पूरा मैनेज हो रहा होगा। बहुत लाइक जिस तरह हम लोग रास्पबेरी पाई 4 के ऊपर भी काम कर रहे हैं, तो आपको वो ऑन दी स्पॉट आपके इन्वायरमेंट के अंदर ही सारी कंप्यूटिंग करके और आपको रिस्पॉन्ड दे रहा होगा, बजाय उसके कि वो जाके क्लाउड के ऊपर डिपेंड कर रहे हो आप इन केस ऑफ फेल्यूर ऑफ इंटरनेट। अच्छा जी, बिल्कुल मुझे बात समझ में आई। तो अभी तक हमने देखा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, या जिसको हम आईओटी कह रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, दो चीजें हैं, एक आमिर भाई का क्लाउड है, एक एज है इमरान भाई का। अच्छा अभी तक दो चीजें आई हैं। अच्छा आईओटी में ये दोनों चीजें होंगी किसी भी चीज को, डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए, मगर एक और चीज भी होगी, एम्बेडेड सिस्टम होंगे, माइक्रो कंट्रोलर्स। अच्छा इसीलिए हमने क्या किया है कि ऐसी सॉफ्टवेयर लैंग्वेज इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए इस्तेमाल की है जो माइक्रो कंट्रोलर पे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं, वहां पे कोई लिनक्स नहीं चल रहा होगा। अच्छा वहां पे भी वो रस्ट चलती है, रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर एज के ऊपर भी, क्योंकि रास्पबेरी पाई वो तो आर्म बेस्ड प्रोसेसर है, उसमें लिनक्स भी है, उसमें भी रस्ट चल रही है। फिर क्लाउड में माइक्रो सर्विसेज में भी रस्ट भी चल सकती है, पाइथन भी चल सकती है और कोई और लैंग्वेज भी चल सकती है। अच्छा तो एज की एक टेक्नोलॉजी है क्यूब एज, वो कुबरनेटिस क्यूब जिसमें भी लगा हुआ है ना, वो कुबरनेटिस का बच्चा है। तो ये सब आमिर भाई ने शुरू किया है। तो ये क्यूब एज पे चल रहा होगा, वो माइक्रो कंट्रोलर्स वगैरह को कंट्रोल कर रहा होगा, वो डेटा क्लाउड पे भेज रहा होगा कुबरनेटिस को, एंड सो ऑन। अच्छा अब हमारे पास क्लाउड, अपना आईओटी में तीन चीजें हो गई, क्लाउड हो गया, एज हो गया, एम्बेडेड सिस्टम्स हो गए। अच्छा जी, अब इन सब में इंटेलिजेंस डालनी है, अकल। अच्छा लोग समझते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई जादू है, हमें तो पता नहीं है ये जादू है या नहीं है, तो कोई जादूगर को बुलाएं। आदिल भाई तो कुछ बात करें उनसे। नासिर भाई को लेकर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई। सर आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? सब खैरियत, सब खैरियत। सर आपने तो मुझे जादूगर बना दिया। देखें क्या होता है। अच्छा नासिर भाई, नासिर जादूगर, मेरे प्यारे दोस्त, ये बताइए कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बात होती है ना, तो लड़कों को फौरन वो एक फिल्म याद आ जाती है, मैं नाम नहीं लूंगा, जिसमें वो लड़की होती है, उनको वो जो होती है वो रोबोट होती है, उससे मोहब्बत हो जाती है। अच्छा क्योंकि पाकिस्तानी लड़कों को कोई लड़की तो मिल नहीं रही जो उनसे मोहब्बत करे, तो वो समझते हैं कि कोई रोबोट ही कर लेगा। अच्छा क्या हमारी टेक्नोलॉजी इतनी पहुंच गई है कि हम बिल्कुल इंसान जैसा रोबोट बना दें? अच्छा सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा इसके अंदर कि ये है ऐसे एक जनरल कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स के दरमियान भी और नॉन एआई के बंदों के दरमियान भी, कि शायद जो जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं या पढ़ने जाएंगे, बच्चे पढ़ने भी आते हैं तो पहली दूसरी क्लास में जो है उनका कॉन्सेप्ट ही होता है कि शायद जो है ना वो हम पहली क्लास से कोई रोबोट बनाना शुरू कर देंगे और सारी चीज़ें करना शुरू कर देंगे। तो पहले उनको समझाना पड़ता है कि हम सॉफ्ट कंप्यूटिंग की तरफ हैं, हार्डवेयर साइड पे नहीं है।
हाँ, उसमें जो कुछ हम बना रहे हैं वो तो हम एम्बेड कर सकते हैं हार्डवेयर में, वो सारी चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। अभी तक जो बात अभी सर आपने की कि भाई क्या हमारी टेक्नोलॉजी अभी वहाँ तक है कि हम ऐसा कोई ह्यूमन बीइंग, सुपर ह्यूमन बीइंग तैयार कर सकें, तो उसका जवाब मैं अपनी तरफ से तो नहीं दे रहा हूँ। जितने भी लोग जो एआई की फील्ड में इस वक्त वर्ल्ड लेवल पर माने जाते हैं, ठीक है, जिनको मैं आमतौर पे कहता हूँ वो एआई के मुफ्ती आजम है, ठीक है, तो उनका ख्याल है कि अभी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम कोई ऐसा जनरल इंटेलिजेंस का कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना लें, ह्यूमन लाइक सॉफ्टवेयर, जो कि मल्टीपल चीज़ें जो है ना वो एक साथ परफॉर्म कर रहा हो। अभी जो है वो जो एआई है ये जनरल इंटेलिजेंस की तरफ जो है वो काम नहीं कर रही है, इसको नैरो इंटेलिजेंस का नाम दे रहे हैं कि हम जो भी मॉडल या जो भी एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, एजेंट क्रिएट करते हैं, वो किसी एक परफेक्ट होता है, किसी एक टास्क के अंदर एक टाइप उसका डोमेन होता है काम करने का। जिस तरह से स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन के ऊपर आप कोई मॉडल ट्रेन कर रहे हैं तो वो स्टॉक ही प्रिडिक्ट करेगा, वो वेदर प्रिडिक्शन नहीं कर सकेगा। तो इसी तरह अगर कोई मॉडल जो है वो कंप्यूटर विजन से रिलेटेड है तो वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का काम नहीं कर सकता। अब जिस तरह लोग देखते हैं या फिक्शन है, जितनी भी मूवीज हम देखते हैं सारी की सारी, वो सारी की सारी अभी जो है वो पॉसिबल नहीं है जनरल इंटेलिजेंस के एक ऐसा सुपर ह्यूमन बीइंग रोबोट तैयार कर लिया जा कर सके, लोगों की हेल्प भी कर सके, बाहर भी जा सके और भी और जॉब्स भी कर सके। तो ऐसा नहीं है ये जनरल इंटेलिजेंस। अभी इसमें जो लोगों का ख्याल है कि ये अभी 100 साल और 200 साल 300 साल का अर्सा जो है वो उसमें लग सकता है इस तरह का कोई जो है ना सिस्टम जनरेट करने के लिए। तो ये एक कॉन्सेप्ट जो है लोगों का अभी जो एक खौफ भी लोगों में पाया जाता है कि भी अगर इस तरह की मशीन आ गई तो मशीन ही डोमिनेट कर जाएगी, इंसान क्या करेंगे बैठ के। तो खैर अभी डरने की बात नहीं है, अभी तो ये चलता रहेगा जो आपका नैरो इंटेलिजेंस का सिलसिला है, इस तरह काम चलता रहेगा। तो अच्छा जी, अब आपने अभी एक मॉडल की बात की आमिर भाई, ये जो मॉडल बनता है, पहले तो मैं नासिर भाई से पूछूंगा ये मॉडल क्या बना है। आमिर भाई इतनी देर में तैयारी कीजिएगा, क्या मॉडल भी माइक्रो सर्विस में जाएगा और क्या मॉडल भी कुबरनेटिस पे या सर्वलेंस कंटेनर में चल रहा होगा? पहली बात तो डिटरमिन करते हैं नासिर भाई ये मॉडल क्या बना है। अच्छा जी, जब बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हम बात करते हैं कोडिंग के हवाले से तो हम इसको मॉडल कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं थियोरेटिकल इसकी बात करूं तो हम इसको एआई की दुनिया में इसको एजेंट कहते हैं, एआई का एजेंट जो हमारे लिए कुछ टास्क परफॉर्म करता है। मॉडल के हवाले से बात करूं, मॉडल एक सॉफ्टवेयर ही है, एक प्रोग्राम ही है जो हमने लिखा हुआ है, और वो प्रोग्राम जो है वो हमारी नॉर्मल प्रोग्रामिंग जैसा नहीं है, वो हमारी लॉजिक पर बेस नहीं करता। जो लॉजिक हम आमतौर पर कोडिंग में लिखते हैं कि अगर इस तरह हो जाए तो ये स्टेप्स ले लें, ये कर लें, वो इस तरह नहीं होता। मॉडल जो है वो कम्प्लीटली एक ट्रेनिंग के फेज से गुजरता है। कुछ लाइन्स ऑफ कोड हम लिखते हैं, हम अपना ट्रेनिंग डाटा जो है वो उस मॉडल को सप्लाई करते हैं, वो उसमें ट्रेनिंग करता है, सीखता है चीज़ें बाय ऑब्जर्विंग, बाय सीइंग, बाय प्रोसेसिंग, वो सारी चीज़ें जो है वो सीखता है। सीखने के बाद जो है वो फाइनली जो है वो इस काबिल हो जाता है कि वो आइडेंटिफाई कर सके जो चीज़ जिस चीज़ों पर उसको ट्रेन किया जा रहा है, या फॉर एग्जाम्पल इमेज क्लासिफिकेशन पर ट्रेन किया जा रहा है, तो वो ट्रेनिंग अपनी मुकम्मल करता है और इस काबिल हो जाता है कि बाद में जब उसे कुछ इमेजेस दिखाई जाती हैं तो वो उनको ट्रूली आइडेंटिफाई कर सके कि इमेजेस क्या हैं। फर्क इसके अंदर यही है कि बार बार हम इसको जो लर्निंग कहते हैं, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का वर्ड ही इसलिए है कि इसमें हमारा मॉडल जो लर्न करता है, ये हार्ड कोडेड प्रोग्राम नहीं होता, ये खास एल्गोरिथम के तहत जो है वो अपनी लर्निंग करता है। और लर्निंग जो बाद लोग उसमें भी कंफ्यूज हैं कि भी कैसे कर लेता है, तो ये कुछ भी नहीं है ह्यूमन माइंड की तरह कर लेता है, ऐसे कर लेता नहीं। ये सिर्फ क्या है कि वो जो डाटा हम उसको सप्लाई करते हैं उसके अंदर से वो सारे मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल पैटर्न्स जो है उनको लर्न करता है, और उन्हीं पैटर्न्स को फिर आइंदा आने वाले डाटा के ऊपर अप्लाई करके वो अपनी प्रिडिक्शंस जो है वो निकालता है, अपना गैस निकालता है और क्लासिफाई करता है, इसी तरह हमें रिजल्ट देता है। तो इस पूरे सॉफ्टवेयर को ही हम मॉडल कह रहे हैं। यही सॉफ्टवेयर जब किसी हार्डवेयर पे इम्बेड कर दिया जाता है, किसी रोबोट पे इम्बेड कर दिया जाता है कि कैमरा लगा दिया जाए और रोबोट को वो आंखों से देख रहा हो और प्रोसेस करके बता रहा हो कि सामने स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है, बंदा क्या नजर आ रहा है, तो हम उसको एज अ एजेंट का नाम दे रहे होते हैं कि वो हमारे हार्डवेयर में इम्बेड हो के हमारा एजेंट जो है वो काम कर रहा है। तो वो होता बेसिकली क्या है कि वो एक छोटा सॉफ्टवेयर ही होता है, मॉडल ही होता है।
ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है मॉडल का। अच्छा जी, नासिर भाई ये बताइए कि मॉडल के लिए आप टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल करती हैं मॉडल बनाने के लिए? मॉडल बनाने के लिए जो सबसे जो ब्रॉड एरिया है वो तो मशीन लर्निंग का, उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही थी। इस वक्त जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और जो सबसे ज़्यादा रिलायबल और बहुत अच्छे रिजल्ट दे रही है, एक्यूरेट रिजल्ट देती है, वो डीप लर्निंग है, जिसके लिए हम जो है वो टेंसर फ्लो यूज़ करते हैं। तो टेंसर फ्लो की लाइब्रेरी जो गूगल ने हमें प्रोवाइड उसको बनाई है, वो इस वक्त सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है। उसके जो कंटेम्प्रेरीज हैं उसके अंदर और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज थी, कैफे थी, पियानो थी, पाइटॉर्च वगैरह है, इस पर भी काम हो रहा है। लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है गूगल सपोर्ट कर रहा है टेंसर फ्लो को, और एक गूगल ज़ाहिर एक बड़ा इदारा है, तो उसकी जो लाइब्रेरीज आ रही हैं, जो सपोर्ट आ रही हैं, बहुत ज़्यादा है। तो टेंसर फ्लो बेसिकली जो है वो हम अपने मॉडल्स लिखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा जी, टेंसर फ्लो जो है वो हमने देखा कि IoT के लिए इमरान भाई रास्ट इस्तेमाल करते हैं। आप टेंसर फ्लो को इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर AI की लाइब्रेरी पाइथन बेस्ड लाइब्रेरी है, तो वो आप पाइथन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब हम ये चलेंगे कि ये जो मॉडल है, फर्ज करें हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं ताकि लोग समझें। ये निहारी मॉडल, एक निहारी मॉडल है जो ये प्रिडिक्ट करता है कि हम ये चाह रहे हैं कि मैं आज कितनी निहारी खाऊंगा। तो हम अगर नासिर भाई आपको पिछले 1 साल का डेटा दे दें कि मैंने रोजाना कितनी निहारी खाई, तो आपके पास उस डेटा से आप क्या करेंगे? मॉडल बना लेंगे कि मुझे प्रिडिक्ट करके बता देंगे कि आज कल होने वाले दिन में कितनी निहारी खाऊंगा? अगर हाँ, उसके अंदर ये होगा कि अगर आप मुझे 1 साल का डाटा दे देंगे और आप 1 साल तक जो है वो रोजाना निहारी ही खाते हैं, तो और दिन में 3 दफा भी खाते हैं, तो 365 मल्टीप्लाई बाय कुछ 1200 के करीब आपके जो है वो डेटा रिकॉर्ड्स होंगे। तो उन 1200 डेटा रिकॉर्ड्स के ऊपर जो है ना वो हम मॉडल को ट्रेन करेंगे कि भाई इस दिन इस टाइम में जो है वो आपने निहारी खाई है, और वो उस पैटर्न को देखेगा। और जब आप आइंदा उससे पूछेंगे भी फला दिन जो है ना वो मैं क्या खाऊंगा, निहारी खाऊंगा नहीं खाऊंगा, तो फिर जाहिर है वो उन पैटर्न की बिहाफ पे जो है वो ये फैसला डिसीजन ले लेगा कि अपना प्रिडिक्ट करेगा कि इस दिन जो है वो आप निहारी खाएंगे या नहीं खाएंगे। इसको मैं अगर और ज्यादा सिंप्लीफाइड कर दूं कि हम जिस तरह फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग को थोड़ा सा अगर मैं एक्सप्लेन कर दूं कि हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी को अगर कोई मकान खरीदना है, ठीक है, तो वो क्या करता है, किसी स्टेट एजेंट के पास जाता है, स्टेट एजेंट से कहता है कि भाई ये मकान जो है ना मुझे इस वेस्ट ओपन चाहिए, इतने जो है ना वो इतने यार्ड का चाहिए, इस तरह चाहिए। तो स्टेट एजेंट जो है ना वो एक अंदाजन जो है ना अपनी प्रेडिक्शन देता है कि इस इलाके में आपको ये मकान जो है वो फॉर एग्जाम्पल 50 लाख का मिल जाएगा। वो स्टेट एजेंट ने अभी किसी डेटा को नहीं देखा होता, फाइल खोल के नहीं देखा होता, कुछ नहीं देखा होता, लेकिन उसकी एक गैस होता है, उसका प्रिडिक्शन कर देता है वो। और बाद में हम जाके जब किसी मकान को जाके रेट लेते भी हैं, मालिक मकान से पूछते भी हैं, तो समहाउ वो उतने ही होते हैं। तो हम बड़े हैरान हो रहे थे कि स्टेट एजेंट ने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था। तो उसने कैसे गैस कर लिया था? उसने गैस कर लिया था कि वो वहाँ उस इलाके में मकान जो है वो बाय सेल करता रहा है, उसके पास उसके दिमाग में वो सारा डाटा उसने प्रोसेस किया, और वो जो हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई थी, फीचर्स बताए थे कि ये होना चाहिए मकान के अंदर, उसके दिमाग ने प्रोसेस करके प्रेडिक्शन रिजल्ट दे दिया। बिल्कुल सेम काम हम मॉडल की ट्रेनिंग पे करते हैं। जब हमें मकान खरीदना है तो हम उसी इलाके की, उसी सिटी की तमाम मकानों का डेटा जो पिछले 5 सालों में 10 सालों में सेल हुए हैं, परचेस हुए हैं, उनकी कितने गज के थे, कितनी हाइट थी उनकी, कितने फ्लोर थे, वेस्ट ओपन थे, ईस्ट ओपन थे, ये सारा डाटा हम मॉडल को भी बार बार जो है ना देते हैं, जिससे वो सारी लर्निंग कर लेता है, सारे पैटर्न निकाल लेता है। आइंदा जब मैं मॉडल के जरिए प्रेडिक्ट कराना चाहूंगा कि ये मकान जो है, मैं ये मकान खरीदना चाहता हूँ, उसके ये फीचर्स हैं, तो वो सारे फीचर जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमारा मॉडल बिल्कुल स्टेट एजेंट की तरह जो है प्रेडिक्ट करेगा कि आपको इस इलाके में ये मकान कमोबेश इतने का मिल जाएगा। और वो जाहिर है फिर टेस्टिंग फेज से गुजार के हम एक्यूरेसी वगैरह जो है उसकी मैच कर सकते हैं। ये सारा गेम जो है वो डेटा का है। जितना ज्यादा आपके पास प्रीवियसली डेटा होगा, उतना ज्यादा उसको प्रेडिक्शन करने में जो है वो आसानी होगी, वो अच्छी लर्निंग करेगा और अच्छे रिजल्ट जो है ना वो प्रोड्यूस करेगा। अच्छा जी, नासिर भाई थैंक यू सो मच। अच्छा, अब हम आपके मॉडल को लेके डिप्लॉयमेंट करने चलते हैं। हमने अभी डिस्कस किया था कि नई दुनिया में सब कुछ कंटेनर हैं, कंटेनर के अंदर माइक्रो सर्विस चल रही हैं, वो सारी एक दूसरे से बात कर रही हैं। अच्छा, ये जो प्रिडिक्शन करने के लिए मॉडल चाहिए, फर्ज करें मैं अब उससे कह रहा हूँ कि यार आज ये तारीख है, ट्यूसडे है, मैं कितनी निहारी खाऊंगा। अच्छा, ये मैं क्या करूँ आमिर भाई?
सर देखिए, दो चीजें हैं। एक तो जैसे नासिर भाई ने बताया कि डेटा जितना बड़ा है उतना ज्यादा अच्छा एल्गोरिथम उस पर काम करेगा और उतना एक्यूरेट रिजल्ट ला के देगा। अच्छा, जब हम ये कहते हैं कि काम करेगा, एक्यूरेट रिजल्ट आएगा और डेटा ज्यादा है, तो उसमें प्रोसेस भी होना है, राइट? अच्छा, अब अगर रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा आ रही है, डेटा बहुत ज्यादा है, तो आपको उस एल्गोरिथम को, उस मॉडल को स्केल करना पड़ेगा। उसको जब स्केल करना पड़ेगा, तो स्केल करने के लिए हम सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहे हैं वो डॉकर, और उसको मैनेज करने के लिए कुबरनेटिस। तो अब टेंसरफ्लो की बात की, या आईबीएम के पास भी मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के जो सारे टूल्स हैं, वो कुबरनेटिस पे ऑफर कर रहे हैं। आप मतलब टेंसरफ्लो की एप्लीकेशन बनाई हुई भी कुबरनेटिस पे आप डिप्लॉय कर सकते हैं, क्योंकि बात सारी स्केलेबिलिटी की है। यूजर इंटरेक्ट करेगा, जितने ज्यादा यूजर इंटरेक्ट करेंगे, ज़ाहिर है उतना उसको प्रोसेस करना है, उतना डेटा लाके देना है, तो वो सारी चीजें आपको स्केल करनी है। तो कुबरनेटिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दैट। और इसके अलावा भी बहुत सारे लाइक मैनेज सर्विसेज हैं, जैसे आपने बताया गूगल की है या AWS है, वो भी सारी ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, पर वो मैनेज्ड है। हम जब अपने कंट्रोल में ऑन प्रेमिसेस, खास करके कुबरनेटिस हमें फायदा ऑन प्रेमिसेस पे देता है। बाज दफा हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है कि हम किसी थर्ड पार्टी वेंडर पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, हमारा डेटा सेंसिटिव होता है, क्रूशल होता है, हम उस पे सारे काम खुद कर रहे होते हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो कुबरनेटिस इज द अल्टीमेट ऑप्शन फॉर अस। अच्छा जी, तो इसमें टेक्नोलॉजी है क्यूफ्लो, वो डिप्लॉयमेंट में हेल्प करती है। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, इंशाल्लाह किसी और दिन उस पर तफसील से जाएंगे। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है, क्लाउड में जो इंटेलिजेंस आ गई AI के थ्रू, नासिर भाई की जो जादूगिरी थी ना, वो क्लाउड पे चल गई। अब इमरान भाई के एज पे भी इमरान भाई क्या इंटेलिजेंस आ सकती है? क्या AI की माइक्रो सर्विसेज चल सकती हैं? इमरान भाई न्यूज़ पर हैं, इमरान भाई न्यूज़ पर हैं। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही भाई, दोबारा से आ जाए। अच्छा, मैं ये अच्छा टाइम है, हम लोग यहाँ पर अली मुगल भी वेट कर रहा है हमारा, तो हम सैलानी वाला। अच्छा, मैं जरा हाँ नहीं, मैं वो सैलानी वाले सेगमेंट से पहले एक बात यहाँ पे खत्म कर लूँ कि इमरान भाई का जो पॉइंट मेरा कहने का चाहिए, ये इंटेलिजेंस या तो क्लाउड पे रखी जाएगी, और अगर बहुत ही टाइम क्रिटिकल होगी कि फौरी तौर पे इंटेलिजेंस ने जवाब देना है। फिलहाल तो किसी ने दरवाजा खोला और दरवाजे को खोलते रहना है, तो आप क्लाउड तक नहीं भेजेंगे। वो दरवाजे को जो ऑटोमेटिक मशीन खोल रही होगी, वो एज पे सारी नॉलेज होगी। AI जो है ना, वो एज के ऊपर होगी। तो क्लाउड पे भी AI हो सकती है और एज पे भी AI हो सकती है। तो लाइए जरा अली मुगल से पूछते हैं कि उन्होंने जन्नत कमा ली है, हम सब खिड़की से उनको सलाम अलैकुम कर रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम अली। अस्सलाम वालेकुम सर दिया, आदिल भाई, कैसा आप लोग? खैरियत से हैं? मैं यहाँ पे अली भाई की बात बता दूं कि ये पाइथन के भी चीते हैं, माशाल्लाह कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स हैं। ये मत समझिएगा कुछ लोग कि हमने इनको अभी दूसरी खिदमात की वजह से प्रोग्राम में बुलाया। ये AI की तरफ से भी आके इतनी अच्छी ही बात कर सकते थे। यहाँ सबको छोटा छोटा वो देना है। अली, ये बताओ क्या चल रहा है, सैलानी में क्या हो रहा है, लड़के क्या काम कर रहे हैं, जरा सा बताओ। सर अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह आप ऑलरेडी जानते हैं, कौम ऑलरेडी जानती है, पाकिस्तान के लोग ऑलरेडी जानते हैं, सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के थ्रू काफ़ी लोगों की हेल्प की जा रही है। ना सिर्फ हेल्प की जा रही है, बल्कि डोर टू डोर जाके राशन प्रोवाइड किया जा रहा है। दो कि ये पेंडेमिक इतना आसान नहीं है और चीज़ें बहुत क्रिटिकल होती जा रही है। हमारी कॉल पे भी बात हुई थी सर दिया। तो द थिंग इज कि सैलानी इज ऑन द फ्रंट लाइन एंड दे आर वर्किंग एक्सट्रीम हार्ड टू हेल्प पीपल, टू सपोर्ट पीपल इन दिस पर्टिकुलर टाइम, ताकि लोग अपने मामलात जो डेली रूटीन के मामलात होते हैं उसको बखूबी कंप्लीट कर सके और अल्टीमेटली जिंदगी का जो पहिया है वो चलता रहे। तो सैलानी आज अल्हम्दुलिल्लाह इस लेवल पे काम कर रहा है। अच्छा, ये मुझे पता लगा कि ये रात को डिस्ट्रीब्यूशन होती है राशन, क्या ये सही बात है? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमने इनिशियली शुरू में दिन के टाइम पे स्टार्ट किया, बट अल्टीमेटली हमने ये देखा कि दिन के टाइम में हमें लॉ एंड इन्फोर्समेंट की जो टीम है वो लोग भी रोकते हैं। बहुत से ऐसे मामला है, फिर हम कहीं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं तो रोड पे ऑलरेडी बहुत से अफराद होते हैं, तो वो फिर बहुत बड़ा मजमा जमा हो जाता है। तो फिर वी अल्टीमेटली गॉट इन दिस सॉल्यूशन के रादर देन कि हम दिन के टाइम में जाए, हम रात को
ये डिस्ट्रीब्यूशन हमने ट्राई किया, स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह के रात की जो डिस्ट्रीब्यूशन में वो सैलानी का स्टाफ तो होता ही है, बट साथ ही साथ जो सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग का स्टूडेंट है, फिर सर जिया आपने जो अपील की थी उसके ब्याफ में जितने भी PIIC के स्टूडेंट्स वगैरह ज्वाइन हुए, हमने उन लोगों को गैदर किया, उन लोगों को ज्वाइन किया, और रात को जो मेजर फोर्स है वो वॉलंटियर की फोर्स है जो कि काम कर रही होती है। हमारा अल्टीमेटली गोल ये होता है कि जब डोर टू डोर हम राशन पहुंचाए तो हम उसका डाटा जरूर एंटर कर लें। हमने एक एप्लीकेशन बनाई जिसके ब्याफ में हम इन सारी चीजों को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि रादर ऐसा तो नहीं कि इस शख्स को हम ऑलरेडी दे चुके हैं, या हम के अलावा जितने भी NGOs काम कर रहे हैं। तो एक सेंट्रलाइज पुलिस ने हमसे एक एप्लीकेशन बनवाई और उसके बिहाफ में हम ये काम जारी रख रहे हैं, और पूरी रात ही काम चलता है, लोगों तक पहुंचाते हैं। लोगों को पहले हम वॉलंटियर के थ्रू डाटा एंट्री के साथ टोकन्स देते हैं, जिसके बिहाफ में रोड पे या उस गली में या उस जगह पे नीचे ट्रक खड़ी हुई होती है, उस टोकन को घर का कोई भी अफराद आता है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लाइन लगती है और वो अपने साथ इज्जत के साथ जो है राशन लेके चला जाता है। तो ये तरीकाकार है जो आज सैलानी अपना रहा है फॉर पर्टिकुलर। ये बताइए कि कोई आदमी वॉलंटियर करना चाह रहा है तो वो आपको कांटेक्ट करे? बिल्कुल, आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर पूरी टीम है जो कि काम कर रही है। काशिफ मेरे पास टीम का मेंबर है, मास आईटी ट्रेनिंग का स्टाफ ही है जो इन तमाम वॉलंटियर को लीड करता है। फिर वाजिद भी है, फिर नौरोज भी है, हसन भी है। तो हम जब मल्टीपल एरियाज में हो रहे होते हैं तो वो फिर वॉलंटियर्स को डिफरेंट एरियाज तक पहुंचाना और उनसे कोऑर्डिनेट करना। हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं जिसके थ्रू हम वॉलंटियर्स को कोऑर्डिनेट करते हैं और उनको गाइड करते हैं कि आपको काम किस तरीके से करना है। तो उसके पीछे पूरी टीम है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही होती है। तो यानी आप 3 तरह से हम इंटरेक्शन कर सकते हैं सैलानी से। या तो हम चंदा देना चाह रहे हैं तो सैलानी का ये जो नंबर नीचे आ रहा है इस पे कॉल करें, या कहीं राशन डिस्ट्रीब्यूट करना है वो कर सकते हैं। क्या आप फोन करके कहें कि यार हमारे इलाके में लोग को जरूरत है, प्लीज आन के यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करें। फिर तीसरा ये है कि वॉलंटियर करना है तो वो आपके इसी नंबर पे कॉल करें या कहीं और कांटेक्ट करें? इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें, या मास आईटी ट्रेनिंग में जो वॉलंटियर का फॉर्म आपने शेयर किया था उसको ज्वाइन कर लें, या फिर हमसे किसी तरह से कोऑर्डिनेट कर लें, मास आईटी ट्रेनिंग को विजिट कर लें, तो इंशाल्लाह हम उनको सपोर्ट कर लेंगे। और हम अभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जितने भी लोग हमसे कनेक्टेड है सोशल मीडिया के थ्रू, या जो PIIC के स्टूडेंट्स हैं वो भी सैलानी को जानते हैं किस तरह से काम हो रहा है, तो हम सिर्फ एक ही बात करते हैं कि यार सबसे पहले तो आप अपने अतराफ में देखो, अपने नेबर में देखो, अपने पड़ोस में देखो कि अगर किसी को जरूरत है तो आप खुद उठ जाओ और उनकी हेल्प करो। आप देखिए, NGO के पास एक लिमिटेड स्टाफ है, एक लिमिटेड टाइम है, एक लिमिटेड रिसोर्स है, जो कि हम पूरी कोशिश करते हैं मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। बट देन ऑल्सो अगर आप लोगों ने ये जिम्मा उठा लिया कि आपके पड़ोस को देखना शुरू कर दिया, आपने अपने नेबर को देखना शुरू कर दिया कि आया को उसको जरूरत है या नहीं है, अगर आप साहिब इस्तिताअत है आप जाएं उनकी मदद करें, हेल्प करें। अगर समझते हैं कि यार मेरे अतराफ में सब बहुत बेहतरीन है और मुझे गरीब इलाकों तक मेरी रसाई नहीं है, देन यू मस्ट कम टू द NGO। सैलानी है, सैलानी बहुत ज्यादा काम कर रहा है, आप डोनेशन दे। देखिए हमारा जो राशन का पैकेट है वो 1500 का है, जिसमें बहुत जो मेजर जरूरियात की चीजें होती है वो हम पहुंचाते हैं, जो 10 दिन लगभग होता है कि फैमिलीज गुजार लेती हैं उस राशन के बिहाफ में। और आज तक पिछले फ्रॉम लाइक मार्च से ये काम स्टार्ट हुआ है और आज तक तकरीबन 6 लाख के करीब राशन है जो लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। जो हजरत बशीर फारूकी साहब का विजन है, उनका जो मिशन है, उन्होंने जो पहले दिन ही ऐलान कर दिया था कि हमें 20 लाख राशन जो है गोल है पहुंचाना है, और इंशाल्लाह डेफिनेटली काम इससे ज्यादा ही करना है, बट मिनिमम गोल है कि हमें 20 लाख राशन पहुंचाना है, जिसमें 6 लाख तक राशन हम लोगों के घरों तक पहुंचा चुके हैं। हुसैनाबाद में पूरी पैकिंग के कंप्लीट हमारे पास ऑटोमेट सिस्टम है, मशीन्स के थ्रू सारी पैकिंग होती है और जिसके थ्रू जो है लोगों तक रसाई होती है। यूनियन के थ्रू भी रसाई हो रही है। फिर जो मस्जिद है वहाँ पर जो इमाम है उनके थ्रू भी हम कोशिश कर रहे हैं कि राशन उनके हैंड ओवर किया जाए और उनसे पहुंचाया जाए। तो एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा तरीकाकार है जिसको हम अपना रहे हैं और इस तरीके को लेके चल रहे हैं। ओके अली मुगल इंशाल्लाह जी, जबरदस्त यार अली। यार आप लोगों ने क्या कहते हैं, अब ये है कि आपका काम ये होगा कि रात को पढ़ाई करें और दिन में राशन बांट, नहीं रात को राशन बांट रहे दिन में पढ़ाई करें।
अच्छा, मैं बेसिकली हमारी, क्योंकि सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग हम लोग के पास स्टूडेंट्स हैं, काफी वॉलंटियर्स हैं। आज हम सर, आप जानते हैं ऑलरेडी, हम बहुत ह्यूज एंट्री टेस्ट करने के लिए जा रहे होते हैं, तो हमें इसलिए टेंशन नहीं होती है, क्योंकि जितने भी सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग के स्टूडेंट्स हैं या पीआईआईसी के स्टूडेंट्स हैं, तो हमने आपके सुपरविजन में बहुत बहुत खुलूस के साथ पढ़ाया है, तो आज वो सब मोहब्बत करते हैं, और हमें कोई भी बड़ी चीज जरूरत पड़ती है, कोई एंट्री टेस्ट हो, चाहे वो 10,000, 12,000, 15,000 बच्चों का एंट्री टेस्ट लेना हो, या इस किस्म की कोई भी एक्टिविटी होती है, तो वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो दिस इज वेरी गुड। और लोगों में और पाकिस्तानी कौम में स्पेशली ये चीज पाई गई है कि वो किसी से हासिल करते तो वो अपने तक नहीं रखते, कोशिश करते हैं कि उसको रिटर्न बैक किया जाए। तो ये एक अच्छी अप्रोच है और लोग इसको करने की कोशिश करते हैं। अली भाई, जन्नत के दिन यार हमारा भी हाथ पकड़ लीजिएगा, क़यामत के दिन। आप सब लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, क्या कहते हैं, और इतना डेंजरस भी है, उसके बावजूद भी लोग आगे बढ़ के एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और थैंक यू सो वेरी मच फ्रॉम ऑल ऑफ पाकिस्तान। और प्लीज़ अपनी टीम के सारे लोगों को मेरी तरफ से सलाम भी कहिएगा, और सारे पाकिस्तानियों की तरफ से बहुत मोहब्बत का इज़हार भी कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बुलाते रहेंगे इस प्रोग्राम में, और टेक्निकली भी बुलाते रहेंगे, वैसे ही बुलाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू अली। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा जी, अब हम वापस आते हैं अपने में। जी। देखें, ये बहुत ज़रूरी है। हमने फौरी तौर पे भी मसला हल करना है, उसकी हेल्प करने के लिए। और हम जो मेरा और आपका काम है वो पोस्ट कोरोना है। अच्छा, वो अली मुगल का और गजाल वगैरह सबका पोस्ट कोरोना भी होगा, मगर उनका काम अभी भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या कहते हैं, हमारे काम से इस वक्त। अच्छा, एक चीज़ मैं बोल दूँ, ये जो सारे लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना, तो ये जब सेशन एंड होगा तो मैं रुक जाऊंगा एंड आई विल आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चन जो पीआईएसी के बारे में, तो वो हम सेशन से बात कर लेंगे। अच्छा, जैसा हम वापस ले आते हैं हमारी टीम को, सबको ले आते हैं, नासिर भाई, आमिर भाई, इमरान भाई, और हमारे पास अब जिशान भाई भी आ गए हैं, तो मैं जिशान भाई को भी अस्सलाम वालेकुम जिशान भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आदिल भाई? अस्सलाम वालेकुम जिशान भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम सर, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा यार, ये बताओ कि हमने क्लाउड का जिक्र किया, नासिर भाई ने, सॉरी आमिर भाई ने, फिर नासिर भाई ने एआई का जिक्र किया, इमरान भाई ने आईओटी का जिक्र किया, और ये आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। अच्छा, अब ये समझ नहीं आ रहा, पहली बात तो आपका जो फील्ड है ना ब्लॉकचेन, आपकी तो वैसे हज फील्ड ही आपकी फील्ड है, मगर जो आपकी ब्लॉकचेन फील्ड है इस वक्त बुलाने का बजाय शोहरत जो है, वो ब्लॉकचेन का समझ में नहीं आ रहा, ये है क्या भला? बेसिकली ब्लॉकचेन को समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारे जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो कैसे चलते हैं। हमारे जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो सारे सेंट्रली कंट्रोल्ड हैं। सेंट्रली कंट्रोल, फॉर एग्जांपल फेसबुक है, गूगल है, अमेजोन है, इन सब में हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो किसी सेंट्रल सर्वर पे है। आप दो चीजें हैं, एक अगर वो आपको ब्लॉक कर दें तो मामला खत्म, दूसरा अगर उसकी सर्विस को, फॉर एग्जांपल जैसे फेसबुक बीच में कुछ अरसे पहले, कुछ सालों पहले फेसबुक बंद कर दिया गया था, यूट्यूब बंद कर दिया गया था, तो यूट्यूब को एक ब्लॉक कर दिया जाए तो यूट्यूब ब्लॉक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सेंट्रल एक सर्वर है, सेंट्रल आईपी है, उसको आप ब्लॉक कर दें तो खत्म। ब्लॉकचेन क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग है, कि आपकी जितनी भी कंटेंट, जितना भी डेटा है वो किसी एक सेंट्रल सर्वर पे नहीं होता, बल्कि पूरी कम्युनिटी उसमें कंट्रीब्यूट कर रही होती है और सबके पास वो कंटेंट मौजूद होता है। अगर एक मशीन डाउन हो जाएगी, एक मशीन से डेटा नहीं आएगा, तो दूसरी मशीन पे मौजूद होगा, वहां पर वो रिकॉर्ड मौजूद है, वहां से आ जाएगा, सर्व हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि आपका डेटा अगर गया है तो एक सर्वर डाउन तो सारा आपका कंटेंट खत्म हो गया, एक आईपी डाउन हो गई। जिस तरह जितनी भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस होंगी उसमें ये आपको बेनिफिट मिलेगा कि डेटा कम्युनिटी के पास है। अच्छा, उसका बेनिफिट ये भी है कि कोई सेंट्रली कंट्रोल नहीं कर रहा, तो कोई अपनी मोनोपोली नहीं चला सकता कि मैं अपने रूल्स इन्फोर्स करूंगा कि ये ऐसे होगा, क्योंकि इसमें कोई सेंट्रल पावर नहीं है जो बताए कि क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। कम्युनिटी डिसाइड करती है। तो आप बिटकॉइन में और इथेरियम के केसेस में देख लें, कम्युनिटी डिसाइड करती है कि किस तरीके से नेटवर्क काम करेगा, नेटवर्क पे किस तरीके से ट्रांजैक्शंस होंगी, या जो भी उनकी पॉलिसीज बनाई जाएंगी वो उस पर होंगी। तो आप जहां पर आपके पास डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट और ट्रस्टलेस कंप्यूटिंग आपको चाहिए हो, तो वहां पर आप जो है फिर ब्लॉकचेन की तरफ आते हैं। अच्छा जी, मैं एक दफ़ा लाहौर गया किसी यूनिवर्सिटी में,
क्योंकि किसी का दिल दुखाने मकसद नहीं है। तो वहाँ पे एक प्रेजेंटेशन हो रही थी, वहाँ पे एक साहब कहने लगे कि यार मैं ओरेकल की जगह ना ब्लॉकचेन इस्तेमाल कर रहा हूँ अब। तो क्या ये बात सही है या गलत है, ये क्या है मामला है? बेसिकली होता ये है कि हम जब भी कोई नई चीज सीखते हैं या कोई नई चीज सुनते हैं तो फिर सारे काम उसी में करना शुरू कर देते हैं, बस ये देखे बगैर कि उस चीज की यूटिलाइजेशन क्या है। ब्लॉकचेन को डेटाबेस कहा जाता है एक तरीके से, लेकिन ये वो डेटाबेस नहीं है कि आपके जो डेटाबेसेस यूज होते थे, MS SQL, MongoDB, SQL सर्वर, ये सारे जो यूज होते थे, ये उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है, आपके डेटा स्टोरेज की रिप्लेसमेंट नहीं है। बेसिकली आप ब्लॉकचेन को यूज करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कहाँ यूज होना है, कहाँ आपको डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए, कहाँ आपको ट्रस्ट का प्रॉब्लम है, जहां दो पार्टीज में कम्युनिकेशन हो रही है और उनमें आपको ट्रस्ट का प्रॉब्लम है, वहां पर आप ब्लॉकचेन को यूज करेंगे। ना कि आपने अपना पूरा डेटाबेस ही कन्वर्ट कर दिया जो कि यूजलेस है। इस तरह तो आप अपना फॉर एग्जांपल ओरेकल का डेटाबेस अगर आप करने जाएंगे उसमें हजारों लाखों एंट्रीज होती हैं, वो प्योर सिर्फ डेटा एंट्री के लिए नहीं है। ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए जिसमें डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन हो आपकी, उसका है, तो वो डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं यूज। अच्छा जी, हमारे एक और दोस्त है, वो कहने लगे क्या कहते हैं कि ये जो ब्लॉकचेन है ना, वो इस दुनिया का लौहे महफूज है, यहाँ पे सबका हिसाब किताब लिखता है। जो हमारे जिस तरह दो फरिश्ते ना, राइट और राइट हैंड पे, इसी तरह ब्लॉकचेन दुनिया में हमारा हिसाब। क्या ये सही बात है? मैं इसको एग्जैक्टली मैप नहीं कर पा रहा, क्योंकि बेसिकली फॉर एग्जांपल मेरी कोई इस तरह तो हम ये भी कह सकते हैं फेसबुक में हमारी सारी हरकतें रिकॉर्डेड है, तो फेसबुक भी उसी तरीके से, क्योंकि जो कुछ हम कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, तस्वीर अपलोड कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं वो फेसबुक में, तो ये तो फिर हम फेसबुक के लिए भी कह सकते हैं। चलो उससे कह रहे हैं चांदे, क्योंकि फेसबुक में आप जाके एडिट कर सकते हैं ना पोस्ट को, ब्लॉकचेन में चाहिए। हाँ नहीं, बेसिकली प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आपने किस काम को रिकॉर्ड करना है। आप हर चीज तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे, तो जो चीज आपने रिकॉर्ड की है उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात सही है कि वो एक बार रिकॉर्ड हो गई है, अब वो चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसमें पूरी की पूरी टेक्निक्स इन्वॉल्व है। आप एक चीज जो रिकॉर्ड कर देते हैं वो चेंज नहीं हो सकती है, उसमें आप नई इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, पुरानी इन्फॉर्मेशन को आप एडिट नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब मैं एक नक्शा खींचता हूँ, हम इस पे सब अपनी अपनी राय जाहिर करेंगे। और ये एंड टू एंड एप्लीकेशन है। एक फ्रिज है आदिल भाई, अब उसको हम कन्वर्ट करते हैं ये सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके एक नई दुनिया में। अच्छा, उसमें एक एम्बेडेड सिस्टम है। तो इमरान भाई, उस फ्रिज के अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। अच्छा, उसके अंदर तस्वीर खींचने का एक सेंसर भी है, ताकि वो ये देख सके कि फ्रिज में क्या रखा हुआ है। अच्छा, अब अगर वो वहाँ पे उस फ्रिज में उसने तस्वीर खींची और फिर वो तस्वीर उसने माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू एज को भेज दी, एज से ये कहा कि बताओ कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें कम हो गई हैं। एज के ऊपर AI चल रही होगी नासिर भाई की जादूगरी, वो तस्वीर को एनालाइज करके बता देगी कि इसमें केला रखा हुआ है, इसमें मक्खन रखा हुआ है, मगर इसमें और कोई खाना नहीं है, खाली है। मेरी तरह का फ्रिज है, मैं खा गया हूँ पहले, केला छोड़ दिया है, वो भी एक छोड़ दिया है बहन के लिए बाकी हड़प कर लिया मैंने। अच्छा, अब एक केला रखा हुआ है उसमें, तो वो नासिर भाई, वो आपका मॉडल ट्रेंड होगा, प्रोसेसिंग करेगा, विजुअल प्रोसेसिंग करके बता देगा एज के ऊपर। अच्छा, वो एज के ऊपर वो एज। अच्छा, मगर अब इस दौरान क्या होगा जी, एज क्या होगा, उस एज के ऊपर माइक्रो कंट्रोल, माइक्रो प्रोसेस वो चल रहे होंगे, सॉरी माइक्रो सर्विसेज चल रही होंगी कंटेनर के अंदर, क्यूब एज पे। अच्छा, वो ये डिसाइड करेगा। अच्छा, फिर क्या करेगा, वो क्लाउड को बता देगा कि यार इसको ऑर्डर कर दो, फिर आमिर भाई के पास पहुंच जाएगा ये डेटा। अच्छा, जब वो ऑर्डर कर देगा तो क्या करेंगे कि अमेजॉन के आगे चलने वाली दुनिया में ब्लॉकचेन के ऊपर लिब्रा, वो अमेजॉन को लिब्रा भेजेगा जीशान भाई, और लिब्रा भेज के ब्लॉकचेन पे ऑर्डर प्लेस कर देगा कि आप अगली वाली डिसेंट्रलाइज्ड एप्स में कि वो प्लेस कर दो। वो घर पे आपका सामान आ जाएगा, आपके पास कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। अब इस केस में आदिल भाई, अगर फ्रिज खराब हो गया, अब क्या होगा? सही, इस केस में क्या होगा? पहले तो आपके पास IoT के सेंसर जो लगे हुए हैं वही पहले आपको बताएंगे कि फ्रिज में खराबी क्या हुई है।
अगर कूलिंग नहीं हो रही होगी तो टेम्परेचर थर्मामीटर लगा होगा कोई सेंसर, वो आपका टेम्परेचर बता रहा होगा। तो अगर आपका टेम्परेचर आपकी सेटिंग से ज़्यादा बढ़ने लगता है तो दैट मीन्स कि कूलिंग नहीं हो रही है फ्रिज। तो सेंसर आपका रिपोर्ट करेगा एज को, वहाँ पर आपके पास AI का प्रोसेस चल रहा होगा जो इसको अंडरस्टैंड करेगा कि यार अभी कूलिंग नहीं हो रही है, तो दैट प्रोबेबली मीन्स के देयर इज अ मिस्टेक समवेयर, कुछ गड़बड़ हुई है। यहाँ पर कोई चेक्स भी वो कर सकता है, हो सकता है पावर ऑफ हो गई हो तो वो चेक भी करेगा। और जब ये कंफर्म हो जाएगा इसको कि कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत है तो AI क्लाउड के थ्रू किसी मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइडर को अपॉइंटमेंट सेट करेगा कि आके इसको चेक करें फ्रिज को और इसको डीबग करें। और जब वो आएगा अपॉइंटमेंट सेट हो जाएगा और जो भी मेंटेनेंस के सपोर्ट स्टाफ आएगा आपके फ्रिज को चेक करने के लिए, तो जब वो काम कंप्लीट हो जाएगा तो आपका कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा ब्लॉकचेन पे जो आपका जैसी सर्विस कंप्लीट होती है तो आपकी पेमेंट भी होगी, तरह से कुछ होगा। एंड देन इवेंचुअली फाइनली कंफर्म जो है वो फ्रिज खुद कर लेगा कि सेंसर जो है दोबारा से रीड करेगा कि जस्ट अभी कूलिंग हो रही है, तो आपकी कंफर्मेशन भी आ जाएगी कि एवरीथिंग इज गुड। तो हमने क्या किया, आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बनाया एंड टू एंड। बेसिकली देखें, एक तरह से देखा जाए ना तो मेन कंपोनेंट जो मेन चीज़ होगी वो सारी क्लाउड और माइक्रो सर्विसेज वगैरह हैं जो एक दूसरे से बात कर रही हैं। अच्छा, यूज केस जो है ना सबसे बड़ा इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जो नई एक रेवोल्यूशन आ रहा है, और AI उसका बहुत ही क्रूशियल पार्ट है, और ब्लॉकचेन। अच्छा, जब डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन की भी जीशान भाई ने कर दी, तो मेरे ख्याल से आज का डेटा हमने काफ़ी, आदिल भाई काफ़ी अच्छी बातचीत हो गई है। अब ये करते हैं कि हम लोग सब जाते हैं, जाके कुछ खाते पीते हैं, और आप जरा लोगों के सवाल जवाब दें। सर आप क्या करेंगे? ये भी हो जाएगी, सब खा पी क्या रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आज मैंने अफ्तारी में पूरियां खाई, अल्लाह का शुक्र है, और मीठा कद्दू था, आलू की सब्जी थी और पूरियां थी, और फिर थोड़ी सी इमरती भी खा ली। आप लोगों को तो शौक नहीं है, तो अब मैंने कौम की खातिर ये कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, कोई ना कोई तो देगा। जी सर। नासिर भाई, आपसे पूछ रहे क्या खाया था आपने? मैंने क्या खाया था? मैंने तो अफ्तारी में जो है ना वो फल फ्रूट भी खाए थे, चना चाट भी खाई थी, पकौड़े जो है वो अभी से खत्म कर रहा हूँ बैठे बैठे। सर बिल्कुल, जलेबियां पकौड़े चल रहे हैं नासिर भाई के, अभी देख रहे हैं हम वीडियो में। इमरान भाई ने क्या खाया था? इमरान भाई आपको शो करना पड़ेगा, तस्वीरें शो करनी पड़ेंगी, आपकी आवाज नहीं आ रही। कोई बात नहीं। जीशान भाई, आपने क्या खाया था? सर इत्तेफाक से अमृति मैंने भी खाई थी, फिर समोसे थे, फिर फ्रूट और सारा कुछ। तो देखें, हम सबको ना अल्लाह का हमारा बहुत एहसान है, बहुत अल्लाह मियां की रहमत है पे कि हम सबको खाना मिल रहा है और हम खा पा रहे हैं। मगर ये कि इस वक्त मेरे ये सबसे रिक्वेस्ट है, अपने आप से सबसे ज़्यादा, दूसरों से तो इतना मेरा मामला नहीं है, कि मैं कोशिश करूँगा कि इस ईद पे मिनिमम खर्चा करूँ और मेरा खर्चा दूसरों के लिए हो, और बग़ैर सेल्फी खींचे। तो क्या कहते हैं, जब जो अल्लाह के लिए काम किया जाता है वो छुप के किया जाता है, इबादत भी छुप के की जाती है। और क्या कहते हैं, माशाल्लाह अच्छी बात तो ये है कि हम इस वक्त 6 हैं, इस पे 3 आदमियों की तो माशाल्लाह बड़ी बारिश गाड़ियाँ हैं हमारे पास। हम तो इतने नेक नहीं हैं, मगर हमारे पास नेक लोग भी काफ़ी हैं। तो अच्छा, अब हमारा सबका, मेरे प्यारे दोस्तों, ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें इंटरनेशनल जाना है जल्दी से जल्दी। सब लोग अपनी अंग्रेज़ी को भी तैयार करें, हम इंटरनेशनल पढ़ाएंगे भी बहुत जल्दी। इस वक्त मैक्सिमम काम कर रहे हैं, मैं इस वक्त 16 घंटे दिन में काम कर रहा हूँ कि हम ऑर्गेनाइज हो सक जाएँ। ईशान भाई भी बहुत काम कर रहे हैं, आदिल भाई भी कर रहे हैं, हम सब मिल के इंशाल्लाह अपनी अंग्रेज़ी भी इम्प्रूव करें और इंटरनेशनल हम पढ़ाना भी शुरू करेंगे और बहुत कुछ करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, इंशाल्लाह मिल के बहुत कुछ करना है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
आमिर भाई रुक रहे हैं? अगर आप कहते तो बस अब कुछ क्वेश्चन वगैरह लेने हैं इन लोगों से, तो बस आप एंजॉय करेंगे अकेले या मैं आपको कंपनी दूं? ओके ओके आमिर भाई, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारा टेक टॉक का सेशन। होपफुली काफ़ी आप लोगों को एक जनरल ओवरव्यू वाली चीज़ें कुछ समझ आई होंगी कि कैसे ये सारी चीज़ें एक साथ काम करती हैं। तो ये जो हैं आप लोग इसको एवरी वीक फॉलो करते रहें। नेक्स्ट वीक दोबारा से 10:30 पे आएँगे और कुछ और टॉपिक के ऊपर फिर डिस्कशन करेंगे। अब हम लोग स्विच करते हैं अगेन, अब हम बात करते हैं जो भी आपके क्वेश्चंस हैं। अब मैं क्वेश्चंस देख रहा हूँ, तो अब आप लोग एक-एक करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं रिप्लाई करता जाऊँगा। और प्लीज़ रिक्वेस्ट ये है कि क्वेश्चन ना सिर्फ़ एक बार एंटर करिएगा, बार-बार जो स्पैमर है ना फिर तो मैं उनका क्वेश्चन लूँगा भी नहीं, ठीक है? ब्लॉक कर दूँगा। तो ये है, हम लोग अब ये करते हैं कि मैं क्वेश्चंस देखता हूँ। अ इज़ एडमिशन क्लोज़ फॉर ब्लॉकचेन? नहीं, एडमिशन्स ओपन होंगे फॉर बैच 35। आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसकी टाइमलाइन कुछ डिफरेंट है, तो उसका अनाउंसमेंट्स अभी आएँगे जैसे ही वो एडमिशन क्लोज़ होते हैं, तो बैच 35 के सारे टाइमलाइन, एग्ज़ाम शेड्यूल, वो सारी चीज़ें हम अनाउंस कर देंगे। तो अभी बैच 35 के एडमिशन्स ओपन हैं, इसीलिए बैच 35 से रिलेटेड कोई ऐसा अनाउंसमेंट अभी आपको नहीं मिलेगा। तो जैसे ही वो क्लोज़ होगा, वो आपको फिर कॉन्टैक्ट होना शुरू हो जाएगा। रिज़ल्ट कब आ रहा है क्विज़ 1 का? रिज़ल्ट सारे कंपाइल हो रहे हैं, तो एज़ सून एज़ पॉसिबल रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। बैच 35 एडमिशन्स आर ऑलरेडी स्टार्टेड, वो अभी ऑन हैं, तो जिसने भी एडमिशन लेना है, वो बैच 35 को अभी जॉइन कर सकते हैं। आप सिर्फ जाएँ www.piaic.org, वहाँ पर अप्लाई का फॉर्म है, वहाँ पर आप उसको बटन पे क्लिक करके रजिस्टर कर लें और आपकी पूरी एडमिशन का प्रोसेस फ़ॉलो कर लें। आईओटी का रिज़ल्ट जैसे मैंने कहा, वो रिज़ल्ट्स कैलकुलेट हो रहे हैं, तो वो आपको मिल जाएँगे जल्द से जल्द। 5G का सीरीज़ कैन वी एक्सपेक्ट इन कमिंग मंथ्स? 5G का जो कोर्स है वो अभी ट्रायल बेसिस पे हमारे पास चल रहा है, हमारे आर&डी सेंटर में। तो वो जैसे ही हम लोग उसको स्टेबलाइज़ करते हैं, तो वील ब्रिंग इट टू PIAIC। क्या रस्ट की सर्टिफ़िकेशन होती है? इस वक़्त रस्ट इतनी लेटेस्ट है कि आई एम श्योर कि होंगी कुछ, लेकिन ऐसी कोई सर्टिफ़िकेशन अभी नहीं है जो कोई मेजर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज़्ड बॉडी की सर्टिफ़िकेशन हो, तो इसलिए अभी हमने कोई आइडेंटिफ़ाई नहीं किया। लेकिन आई एम श्योर वो किसी भी टाइम पे आने लगी होगी, तो वो जैसे ही होता है तो हम उसको फ़ौरन से पिक करेंगे एंड विल स्टार्ट टू यूज़ दैट। Can a student get enrolled directly in intermediate modules of CNC if he wants? नहीं, it's a complete track, so you have to do the whole training. इस वक्त ऐसा नहीं है, but it's a good point. We'll see कि कुछ टेस्ट आउट प्रोसेस अगर हम बना सकें तो इसको हम लोग देख लेंगे। Why in Pakistan we are not able to make any programming language yet? यार ये अच्छा सवाल है। अनफॉर्चुनेटली वी हमने कभी इस चीज़ पे काम किया ही नहीं है। आई एम श्योर हमारा पाकिस्तानी टैलेंट आउटसाइड पाकिस्तान से काफ़ी लोग हैं जो ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं है। तो जो ब्रेन डंप होता है वो सारा पाकिस्तान से, हम लोग सबसे ज़्यादा अपना लेबर एक्सपोर्ट करते हैं। तो जैसे आपको पता ही है, वो सारे पाकिस्तानी हर कंट्री में काम करने के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान में काम करने के लिए।
कोई तैयारी नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। तो जब तक ये मेंटालिटी ठीक नहीं होती, इट्स अ टफ आस्क। तो कोशिश करें कि आप यहाँ पर ट्रेनिंग लें, ये कैपेबिलिटीज़ पैदा करें अपने अंदर कि आप ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स कर सकें। इंशाल्लाह हम लोग ये करेंगे। After completing course of AI, will the students be able to create their own models? जी, आपको मॉडल्स क्रिएट करने होंगे। मॉड्यूल 3 के अंदर जो क्वार्टर 3 है आपका, उसमें एडवांस डीप लर्निंग की पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग मिलेगी आपको। तो टेंसरफ्लो यूज़ करके आप पूरा मॉडल क्रिएट करेंगे। कौन सा प्रोग्राम कम टाइम रहेगा? देखिए, ये क्वेश्चन गलत है, राइट? शॉर्टकट ढूँढना चाह रहे हैं आप, देयर इज़ नो शॉर्टकट्स। इन सब में आपको टाइम लगेगा, तो यू हैव टू बी रेडी टू इन्वेस्ट ऑल योर टाइम। और टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है जो इतनी तेज़ी से रैपिडली इवॉल्व होती है कि आपको हमेशा पढ़ाई करती रहनी पड़ेगी। तो यू कैन नेवर फॉल बिहाइंड। व्हाट इफ आई कैन नॉट अफोर्ड सर्टिफिकेशंस? बिल्कुल ठीक है। सर्टिफिकेशंस हमारी एक वो ऑप्शनल नाइस टू हैव वाली चीज़ है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली गो फॉर इट। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं अफोर्ड, तो डोंट वरी, आपको हम इतना ट्रेन तो कर देंगे कि आपको काम तो आता होगा। तो आप काम पे ज़्यादा फ़ोकस करें और इंशाल्लाह फिर आप अर्निंग करें, और जब पैसे आएँगे तो फिर आप सर्टिफिकेशन भी कर लेंगे। Will you be working towards accreditation of these courses through some university? Which university? हम ये courses इतने advanced हैं कि there is no university in Pakistan जो ये offer भी करते हो। अगर करते हो तो probably reverse हो रहा होगा। They'll probably need affiliation accreditation from our side actually. नसरुल्लाह भाई, यू आर अ गुड फ्रेंड। गेम डेवलपमेंट प्रोग्राम अभी तो ऐसा कोई नहीं है, बट फीफा हम लोग वैसे खेल सकते हैं। As you mentioned, all these areas are linked with each other. Which should we start with? देखें, हर एरिया के अंदर आप स्टार्ट ले सकते हैं, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट इंटरेस्ट यू। हमने काफ़ी जो डिस्कशन की है वो इसलिए की है ताकि आपको क्लियर अप हो कि ये जो प्रोग्राम्स हैं इनमें होता क्या है। तो अगर आपको क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे इंटरेस्ट है तो फिर आप क्लाउड वाले कोर्स में जाएं। अगर आपको एआई मॉडल्स बनाने हैं, डिसीजन मेकिंग, प्रेडिक्टिव एल्गोरिथम्स और ये सारी चीज़ें करनी है तो फिर आप एआई वाले साइड पे जाएं। अगर आपको हार्डवेयर के साथ खेलना है, सेंसर्स के साथ, लोकल आपने नेटवर्क्स बनाने हैं तो वो आप फिर आईओटी पे जाएं। और अगर आपको जो इम्यूटेबल ट्रस्टलेस कंप्यूटिंग और ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी पसंद है तो फिर आप ब्लॉकचेन पे जा सकते हैं। आइदर वे होगा यह कि ऑन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स ये सारी चीज़ें आपस में काम कर रही हैं। तो आप किसी भी एक से स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी आपको ज़्यादा ठीक लगे उससे आप स्टार्ट करें, और उसमें आप एक्सपर्टीज लें और फिर आहिस्ता आहिस्ता यू स्टार्ट बिल्डिंग फ्रॉम देयर। क्या एआई में बस प्रेडिक्शंस ही होती हैं? नहीं, एआई में आप जो प्रेडिक्शंस वाला साइड है वो डेटा साइंस वाला साइड है। आपके पास जो हम लोग बात भी कर रहे थे, वो रियल टाइम डिसीजन मेकिंग होती है, जो करंट सिचुएशन में आपको डेटा यूज़ करते हुए कोई चीज़ डिसाइड करनी होगी, तो आप कोई एक्शन डिसाइड करेंगे, तो दैट इज़ एआई। क्वार्टर 1 एंड पे भी सेपरेट एग्ज़ाम होगा।
यस, जब क्वार्टर 1 कंप्लीट होगा तो ये हम लोग अभी देख रहे हैं कि किस तरह से हम कोई प्रॉक्टर्ड एग्ज़ाम रख सकें, ताकि हम क्वार्टर 2 में जाने से पहले एक प्रॉक्टर्ड एग्ज़ाम ले सकें। तो ये वी आर वर्किंग ऑन इट, देख रहे हैं कि किस तरह से इसको, ये प्रॉब्लम है विद हर कोई सीख रहा है कि कोरोना में और लॉकडाउन्स में किस तरह से हम लोगों ने आगे बढ़ना है, तो वी आर वर्किंग ऑन द सॉल्यूशंस एज़ वी गो। जैसे ही कोई चीज़ डिसाइड होती है, वी विल अनाउंस इट। गिट का क्या रोल है? गिट हमारा जो गिट ऑप्स एंड डेवऑप्स वाला जो सेगमेंट है, वहाँ पर उसका रोल है। आप जो भी एप्लीकेशन बनाते हैं इन आइदर एरिया, जो भी आप काम करते हैं, सारा काम आपका, सारा कोड वर्जनिंग उसकी गिट के ऊपर होती है। सारी टीम वर्क कोलैबोरेशन गिट के थ्रू होती है। अ, आपके कोड के जो डिफरेंट वर्जन्स हैं वो गिट में मेंटेन रहते हैं। जब आप गिट के ऊपर अपना कोड को चेक इन करते हैं, तो वो यहाँ पे डेवऑप्स की जो आपकी टूल चेन है वो सारी अप्लाई होती है। और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि गिट के अंदर जैसे ही आप कमिट करते हैं, तो कस्टमर तक इमीडिएटली एज़ फ़ास्ट एज़ पॉसिबल आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो जाए। AI benefits in the freelancing field. देखें, AI is one of the biggest developing industries. Um, अभी भी AI ऑन द राइज़ है, अभी AI पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, राइट? तो लोग अभी भी AI को समझ रहे हैं और कंपनीज़ इसको आहिस्ता-आहिस्ता इम्प्लीमेंट करने जा रही हैं। तो जैसे ये इंडस्ट्री में ज़्यादा अडॉप्ट होना शुरू होगा, इतना ज़्यादा इसमें काम बढ़ता चला जाएगा। तो ऑलरेडी फ्रीलांसिंग एआई का काम फ्रीलांसिंग पे अवेलेबल है, लेकिन ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स ये बढ़ता चला जाएगा। तो अगर आपका एआई का काम आता है, तो इट्स अ वेरी वेरी गुड फॉर यू। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, ज़्यादातर इस वक्त जो एआई में कंपनीज काम कर रही हैं, वो या तो अमेरिका में है या चाइना में। चाइना तो मैं कभी नहीं गया, लेकिन अमेरिका में इस वक्त एआई डेवलपर्स, एआई इंजीनियर्स की बहुत शॉर्टेज है। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर एक तो शॉर्टेज है, और शॉर्टेज की वजह से भी महंगाई होती है। तो इस वक्त वहाँ पर एआई डेवलपर्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। और अमेरिका में भी वही इश्यूज़ हैं कि एआई डेवलपर्स को तैयार करना बहुत ही टफ टाइम यूनिवर्सिटीज़ को वहाँ पर भी फेस करना पड़ता है। तो जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री को नीड है, इतने लोग नहीं हैं। तो अगर आप पाकिस्तान में भी हैं और एआई का काम आता है, तो ये आप समझें कि आप टेक कंपनीज़ के लिए गोल्ड हैं या डायमंड्स हैं, जो भी कह लें। तो दे आर लुकिंग फॉर यू, फ्रीलांसिंग के थ्रू आपको ढूँढ के आपसे काम कराएँ। और इस वक़्त तो कोरोना में सब वर्क फ्रॉम होम पे कंफर्टेबल हो गए हैं, आई थिंक। तो वो वाला जो एक बैरियर था ना कि नहीं, हमें ऑन साइट ऑफ़िस में लाके काम कराना है, वो वाला भी अब जो चैलेंज है वो कम फेस करना पड़ेगा। तो ये दिस इज़ गोइंग टू हेल्प फ्रीलांसिंग एज़ वेल। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आफ्टर द ग्लोबल पैंडेमिक? अम, देखिए, ब्लॉकचेन की वैसे ही फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट थी। अभी और ज़्यादा बढ़ गया है, बिकॉज़ अगर सिर्फ़ हम एक एस्पेक्ट को चेक करें, जो कोरोना की वजह से हर कोई अभी कैश को टच करने से भी डर रहा है। जो फ़िज़िकल ट्रांज़ैक्शन है, उससे हर कोई घबरा रहा है। तो इसका सॉल्यूशन जो है ये है कि आप कैशलेस सिस्टम्स के ऊपर जाएँ। तो इवन नाउ यूएस में डोनाल्ड ट्रंप को भी जो एडवाइज़र्स हैं, वो ये रिकमेंड कर रहे हैं कि जो कैश पेमेंट्स यूएस सिटिज़न्स को मिल रही हैं, वो ब्लॉकचेन के थ्रू की जाएँ। तो इसी तरह से जैसे यहाँ पर क्या इमरान खान ₹12,000 डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, तो वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने $1200 डिस्ट्रीब्यूट किए हैं सिटिज़न्स को। तो वो या तो वो चेक के थ्रू होगा या कैश के थ्रू होगा या व्हाटएवर। तो वो सारा रिकमेंडेशन क्या है कि आप इसको ब्लॉकचेन के थ्रू कर लें, ताकि ये और ज़्यादा सेफ हो जाए।
IoT benefits in freelancing. जैसे मैंने AI में समझाया था, AI is a huge industry, इसी तरह से IoT is big. इस वक्त आपको Rust के developers मिलेंगे ही नहीं, तो we're teaching you guys the things जो बहुत important होंगी, जिसमें कंपनीज जो फ्रीलांसर्स को हायर करने के लिए रेडी हैं, उनको क्योंकि IoT एक्सपर्ट्स मिलेंगे ही नहीं इस वक्त जो रस्ट पे काम कर सकें, तो you'll have a big advantage. तो काम भी काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेगा इंशाल्लाह, और जब काम ज़्यादा होता है और डेवलपर्स कम होते हैं तो फिर you get what you ask for. पैसे भी अच्छे मिलते हैं. सर्टिफिकेशंस आपको हमें कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सटर्नल सर्टिफिकेशंस हैं सारी, जैसे अगर CKAD है तो आप क्लाउड नेटिव फाउंडेशन पे जाएं, वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. हर सर्टिफिकेशन की जो भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उनसे आप डायरेक्टली उनके साथ ये वाला काम करें. We will be able to create our own MVP after AI course. Yes. AI कोर्स के एंड में आपको 3 चीज़ें मिलेंगी, जो हम लोग 3 चीज़ें आपको ट्रेन कर रहे हैं. हम एक आपको AI की टेक्निकल ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप AI के जो मॉडल्स हैं वो क्रिएट कर सकें. इसी तरह से बाकी जो एरियाज़ हैं सब में आप ये देख सकते हैं कि AI कोर्स में AI के मॉडल्स ट्रेन करना सिखा रहे हैं. IoT में IoT डिवाइसेस, सेंसर्स और ये सारी पूरा जो IoT इकोसिस्टम है वो पूरा बनाना सिखा रहे हैं. क्लाउड में आपको पूरा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना सिखा रहे हैं, क्लाउड पे अपनी एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करना सिखा रहे हैं. ब्लॉकचेन में आपको ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशंस बनाना सिखा रहे हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे चलती हैं. तो हर टेक्निकल कोर्स के अंदर आपको उस फील्ड के रिलेटेड जो भी टेक्निकल ट्रेनिंग है वो मिल रही है. साथ में आपको हर प्रोग्राम में वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन बनाने की ट्रेनिंग मिलेगी. तो वो आपका जो MERN स्टैक है, विच इंक्लूड्स द Mongo डेटाबेस, एक्सप्रेस, React एंड React Native, के आप अपनी मोबाइल ऐप्स भी बना सकें और वो Node.js के साथ काम करें. तो ये वाला ऐप डेवलपर वाला जो कंपोनेंट है वो भी आपको मिलेगा. एंड उस दोनों चीज़ों के साथ में आपको इनोवेशन की ट्रेनिंग भी हम देंगे. तो ये सारी चीज़ें जब आपको एक पैकेज में मिलती हैं तो आपको क्या-क्या मिलेगा कि नया प्रोडक्ट बनाने में, नई कंपनी क्रिएट करने में आपकी जो मेंटालिटी है वो क्या होनी चाहिए. फिर आपके पास जो टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज़ हैं कि वो आपने सोच तो लिया लेकिन बनाएगा कौन, वो आप खुद बना सकें और उसको आप पूरा एंड तक लेके जा सकें. तो ये कंप्लीट आपको ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं. लॉन्च प्रोग्राम इन साइबर सिक्योरिटी. बिल्कुल हम लोग कर रहे हैं इस पे काम. साइबर सिक्योरिटी का प्रोग्राम डिज़ाइन हो रहा है. एक इनिशियल प्रिलिमिनरी सिलेबस बन चुका है, उसको हमने R&D फेज़ में लेके जा चुके हैं. उसका कुछ एक फोकस ग्रुप बनेगा पहले, जैसे हम हर प्रोग्राम के साथ करते हैं. तो हम क्या करते हैं, एक स्मॉल सेलेक्ट स्टूडेंट्स को ऑफ़र करते हैं कोर्स. वहाँ पर हमारी पूरी टेस्टिंग हो जाती है और फिर हम बाद में मैसिव लेवल पे लेकर आते हैं. तो उसमें इंशाल्लाह कर रहे हैं, वो आ जाएगा इंशाल्लाह. फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स, अच्छा मैं आई एम नॉट अ फ्रीलांसर माई सेल्फ, तो आई डोंट स्पीक मच ऑन इट. लेकिन फ्रीलांसिंग में यू हैव अपवर्क, यू हैव फाइवर, यू हैव टॉपटेल. काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स आपको देती हैं. मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कस्टमर फेसिंग होता हूँ, तो आई प्रेफर जो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को. तो इट्स अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस. आई थिंक आई हैव टेकन ऑल ऑफ द क्वेश्चंस. अगर कोई और क्वेश्चंस नहीं है तो आई डन. AI का जो कोर्स हम कर रहे हैं उसमें कुछ और भी है क्या? अच्छा, इसमें मैं आपको स्टोरी बताता हूँ. मैं फ़रवरी में स्टैनफोर्ड गया था.
वहाँ पर जो डॉक्टर एंड्रू निंग हैं, जिनका आपने कोर्सेरा पे जो ये एआई फॉर एवरीवन का जो कोर्स है वो किया था, जिसका टेस्ट हो चुका है, राइट? तो अगर मैं आपको बताता हूँ कि उनसे क्या डिस्कशन हुई। मैं उनसे मिला, आई टोल्ड देम कि ये हमारा एआई का जो ट्रैक है, इसमें जो-जो चीज़ें हम कवर कर रहे हैं। तो नंबर 1 ही वाज़ शॉक्ड कि पाकिस्तान में ये काम इस तरह से हो रहा है। ही डिडन्ट इवन नो कि पाकिस्तान में एआई टैलेंट है भी या नहीं। तो आई इंट्रोड्यूस्ड दैट टू हिम, तो ही इज़ लुकिंग एट पाकिस्तान एज़ अ फ्यूचर डेस्टिनेशन जहाँ से एआई डेवलपर्स को वो हायर भी करें, तो इंशाल्लाह आप लोगों को वहाँ से काम मिले। और देन बैक टू द कोर्स, उसमें हमारी जो डिस्कशन हुई थी, I'm quoting you on this, इंग्लिश में उन्होंने कहा था टू मी कि if a student does all of these things, you have everything you need. तो पूरा कंप्लीट एआई इंजीनियर आप बन सकते हैं। आपको इसके अलावा आई एम श्योर कि और भी चीज़ें होंगी, बट दिस कवर्स एवरीथिंग। पाकिस्तान में कोई प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं? पाकिस्तान में एग्रीकल्चर में काफ़ी सारा कोशिश चल रही है कि एग्रीकल्चर के अंदर आईओटी प्रोडक्ट्स यूज़ करें, डेवलप करें और वो बने। तो आपको एग्रीकल्चर में तो काफ़ी अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। दूसरा जो मैन्युफैक्चरिंग है, आई थिंक आपको वहाँ पर आपको प्रोडक्ट बना के ट्राई करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अगर आप किसी को अ, उनकी फैक्ट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात करेंगे, तो आई एम श्योर आपको रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी। तो यू शुड ट्राई इट डेफिनेटली। देखें, आप लोग पायनियर्स होंगे जो ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज में लेकर आएंगे, तो यू आर गोइंग टू बी द फर्स्ट। यहाँ पर है नहीं कोई और जो ये काम जानता हो कि ये एक्चुअली करना कैसा है। बहुत सारे लोग हैं जिनको कॉन्वर्सेशनली ये वाली बातें मेरे साथ भी करके बैठ बैठ के कर सकते हैं कि आईओटी में है क्या, होता क्या है, लेकिन व्हेन इट कम्स डाउन टू डूइंग द एक्चुअल वर्क, ये वाले लोग हमारे पास बहुत कम है। तो अगर आप ये ट्रेनिंग पे फ़ोकस कर लें पहले कि आपने एक्चुअली सीख लिया कि करना कैसे है, काम कैसे करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह आप इंडस्ट्री में जाके ये कर भी सकेंगे। अ, टेक टॉक एवरी सेकंड डे करें। अनफॉर्चुनेटली टाइमिंग का थोड़ा-सा मसला है। वी डोंट हैव एज़ मच टाइम, क्योंकि इसमें सब लोगों को एंगेज करना, ज़िया साहब का टाइम, मेरा टाइम, फिर टॉपिक पे डिस्कशन करना, वो सारी चीज़ें। तो आई थिंक वीकली अभी इंशाल्लाह वीकली पे अभी रखते हैं, फिर आहिस्ता-आहिस्ता आगे चलेंगे, तो एज़ वी बिल्ड अ बेटर मोर ऑफ एन ऑडियंस, तो फिर हम इसको फिर देखेंगे कि और ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएँ। तो फिलहाल अभी अभी तो आज से दूसरा था। So let's try this for some time and then we'll see. पोर्टल अनब्लॉक कैसे हो सकता है? पोर्टल ब्लॉक करने की वजह, पोर्टल ब्लॉक तो नहीं होना चाहिए था। ब्लॉक करने की 2 रीज़न्स हो सकते हैं। एक रीज़न ये है कि you've been caught cheating on the exam. तो if you've been caught cheating on the exam, तो फिर अनब्लॉक नहीं हो सकता। सॉरी, हम लोग इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, क्योंकि देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ फॉर चीटिंग। और दूसरा जो रीज़न है वो ये हो सकता है कि आपने वाउचर क्रिएट नहीं किया होगा, तो आपका अकाउंट डिलीट हो गया हो। ये पॉसिबल है। अगर आपने बैच 6 टू बैच 34 में रजिस्टर किया था लेकिन आपने वाउचर क्रिएट नहीं किया, तो वी असूम्ड कि आपने कोर्स में कंटिन्यू करना ही नहीं है। तो वी डिलीटेड और डिसेबल्ड योर अकाउंट, ताकि आपको अगर पार्टिसिपेट करना है तो आप फिर बैच 35 में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो सकता है कि अगर आपने वाउचर क्रिएट नहीं किया है, तो आप फिर बैच 35 में अप्लाई कर दें। मेक श्योर यू क्रिएट द वाउचर। इस चीज़ को हम बहुत सारी बार रिपीट कर चुके हैं, पूरी वीडियो भी इसके लिए क्रिएट की है, लेकिन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डोंट लिसन। तो पूरा प्रोसेस फ़ॉलो करें ताकि आपकी पूरी रजिस्ट्रेशन एंड तक कंप्लीट हो जाए, कन्फर्म हो जाए, तो फिर आप कन्फर्म स्टूडेंट हो जाएँगे।
माय क्वेश्चन प्लीज, आई डोंट नो योर क्वेश्चन, मुझे नज़र नहीं आया तो दोबारा से पूछते हैं, आई विल गेट टू इट। फर्स्ट क्वार्टर के बाद क्या जॉब्स मिल सकेंगी? मैंने ये क्वेश्चन इतनी बार आंसर कर चुका हूँ। देखें, हमारा जो पर्पस है ना, वो क्या है कि हम आपको कंप्लीट प्रोडक्ट बनाएं। हमारे हिसाब से कंप्लीट प्रोडक्ट क्या है, जिसको ये चारों क्वार्टर्स की सारी चीज़ें आती हैं। जिसको ये सब काम नहीं आता, इन आवर व्यू इज़ एन इनकम्प्लीट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है? तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्वार्टर 1 कर लूँ तो यू आर 25%, तो आप अपनी पोटेंशियल का 25% अचीव करना चाह रहे हैं, तो व्हाई वुड यू डू दैट? पेशेंस रखें, पढ़ाई करें, काम करें, पूरा पूरा कोर्स कंप्लीट करें, ताकि आप 100% रीच तो कर सकें। एआई कंपनी पाकिस्तान में कैसे बना सकते हैं? गुड क्वेश्चन। पहले एआई को समझें कि एआई से आप कर क्या सकते हैं। फिर जैसे हमने इनोवेशन में बताया था, यू नीड अ विजन। आपकी सराउंडिंग्स हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान में क्या होता है। आप फॉलो करना शुरू करें अपने विजन के हिसाब से कि कौन से एरिया में आपको एआई अप्लाई करनी है। कोई इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लें। हो सकता है आपकी फैमिली किसी इंडस्ट्री में काम करती हो, तो मे बी यू कैन स्टार्ट देयर। और कोशिश करें कि आप जो आपके टारगेटेड कस्टमर्स हैं, उनके साथ कुछ टाइम गुजारें, उनसे बात करें कि आपका जो काम है उसमें कहाँ पर मुश्किल मिलती है आपको, डिफ़िकल्टीज़ कहाँ पे फेस करनी पड़ती हैं। और फिर आप सोचें कि एआई इसको किस तरह से सॉल्व करने में हेल्प कर सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि एआई से ही मसला हल हो, तो हो सकता है कि आपका जो टूल है वो रेलेवेंट ना हो। क्योंकि देखें, मैं ऐसे देखता हूँ कि आप पहले कस्टमर और प्रॉब्लम को देखते हैं, फिर आप सॉल्यूशन को देखते हैं, और फिर टूल्स जो यूज़ करनी है वो लास्ट चीज़ है कि कौन-सी टेक्नोलॉजी है जो आप यूज़ कर सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि पॉसिबल है कि वो टेक्नोलॉजी एक्जिस्ट नहीं करती है, हो सकता है आपको टेक्नोलॉजी बनानी पड़े। तो एक्चुअल इम्पोर्टेंट वाली चीज़ क्या है कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं, और उनको हम फिर सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं। हर कोर्स में ऐप डेवलपमेंट टीच करेंगे। बैच 35 का अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो मैं बैच 35 को अभी गाइड ये कर रहा हूँ कि प्लीज़ वेट। आपका पूरा स्केड्यूल, आपकी सारी चीज़ें अभी अनाउंस होंगी, तो जस्ट वेट। ये वाला सेशन तो बैच 35 के लिए था भी नहीं, लेकिन इट्स गुड यूर हियर। तो ये है कि आप लोग थोड़ा-सा सब्र कर लें। रमज़ान का महीना है, वैसे भी सब्र सब्र का महीना है। तो जस्ट वेट। जैसे ही बैच 35 के एडमिशन क्लोज़ होते हैं, तो फिर हम सबको एक साथ कम्युनिकेट कर देंगे कि आपका जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो क्या है। लोकल रजिस्ट्रेशन से ओवरसीज़ का क्या करने का तरीका है? इट्स नॉट इम्पोर्टेंट यार, अभी आप इसको छोड़ें, अभी आपने पढ़ाई करनी है। आगे चलेंगे, बाद में अगर इम्पोर्टेंट हुई है बात तो फिर इसको एडजस्ट भी कर लेंगे। अभी राइट नाउ देयर इज़ जस्ट टू मेनी स्टूडेंट्स टू डू दीज़ काइंड्स ऑफ टास्क। तो अभी आप ये करें कि पढ़ाई की सारी चीज़ें आपको मिल गई हैं ना, तो आप वीडियोज़ देखें, क्लासेस में जाएँ, एग्ज़ाम्स दें, ताकि आगे बढ़ सकें। फिर इंशाल्लाह आगे चल के अगर कभी भी ज़रूरत हुई कि आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोफ़ाइल चेंज करनी हुई तो विल डू इट। एआई इन क्लाउड में है, वो आगे एक साथ यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल। तो आप एआई एप्लीकेशंस बना सकते हैं और आप क्लाउड पे उनको डिप्लॉय भी कर सकते हैं। बिल्कुल आपको साथ यूज़ करना पड़ेगा। वी यूज़ पाइथन इन एआई प्रोग्राम, क्योंकि पाइथन जो है वो इंडस्ट्री की स्टैंडर्ड लैंग्वेज है एआई एप्लीकेशंस के लिए।
कैंसिल रजिस्ट्रेशन आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको ऑटोमेटिकली जब क्वार्टर एंड होगा तो यू विल बी रिमूव्ड फ्रॉम इट, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाद में जब आपको कंटिन्यू करना हो तो दोबारा से अप्लाई कर लेगा नए बैच। नो फोकस ऑन द फर्स्ट क्वार्टर प्लीज़, उसमें काफ़ी सारा कंटेंट है। देखिए हमने इसको जो ब्रेक डाउन किया हुआ है ना, वो ऐसे किया हुआ है कि यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। अगर आप वीडियोस देख के आगे बढ़ने की कर रहे हैं ना, तो आपको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है। यू हैव टू वॉच द वीडियोस, यू हैव टू प्रैक्टिस। सबसे ज़्यादा टाइम आपको वीडियो में देखने का टाइम कम है, आपका प्रैक्टिस का टाइम ज़्यादा है। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं ना, तो फ़ायदा नहीं होगा आपको। How is PIC competing with NAFI? अब हम compete नहीं कर रहे। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वी ट्रेन द पीपल इन पाकिस्तान। तो बाकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेनिंग पर वाकई यकीन रखती हैं, वी विश देम ऑल द बेस्ट एंड वी आर हियर टू वर्क विद एनीबॉडी एंड सपोर्ट एनीबॉडी एज मच एज पॉसिबल। Why you ignore the comments messages? मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, मुझे जितने नज़र आते जा रहे हैं मैं उनको करते जा रहा हूँ। ये अच्छा सवाल है। देखिए जब हम ट्रेनिंग्स करते हैं ना, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है ब्रेड्थ। ब्रेड्थ का मतलब है कि हम आपको एक वाइड रेंज ऑफ स्किल्स हम आपको प्रोवाइड करें ताकि आप बेस्ट पॉसिबल स्टैंडिंग पे आ सकें। तो दिस इज अ कंप्लीट पिक्चर मेरे हिसाब से। जिसको ये सब आता हो ना, दे आर द बेस्ट एआई इंजीनियर इन द वर्ल्ड, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे लोग आपको मिलेंगे ही नहीं। और ये आपको यहाँ पर पॉसिबल हो रहा है। तो ये ये जो पूरा आपने सारा कमेंट में लिखा हुआ है ना, मशीन लर्निंग, डेवऑप्स, एजाइल, एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोग्रेसिव वेब ऐप डेवलपमेंट, क्लाउड एंड मशीन लर्निंग, ये सब आप मिला देना तो नोबडी विल बिलीव दैट यू आर अ रियल पर्सन, ठीक है ना। एंड यहाँ पर आपको इसको अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि यू टर्न दिस इनटू अ रियलिटी। तो आपको तो ऐसी जॉब ऑफर्स आएंगी कि यू वोंट बिलीव। देखें यहाँ पर बॉर्डर्स ख़त्म हो गए हैं। सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। अब तो वर्क फ्रॉम होम इतना ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो गया है। कोरोना में तो टोटली जो इसके बिल्कुल ही एंटी थे वो भी अब मजबूर हो गए कि वर्क फ्रॉम होम अलाउ करें। तो आपको तो पूरे दुनिया का एक्सेस है थ्रू द इंटरनेट। तो आप बिल्कुल काम कर सकते हैं, डेटा साइंस पे भी काम कर सकते हैं, एआई पे भी काम कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी चाहिए होती है एक्चुअली। देखें हर शुरुआत में अगर आप फ्रीलांसिंग के थ्रू जाते हैं ना, तो वहाँ पे मैंने जितने भी लोगों से बात की है जो फ्रीलांसिंग करते हैं, उन सबको एक स्ट्रगल पीरियड के थ्रू गुजरना होता है जहाँ पे वो अपनी प्रोफाइल को बनवाते हैं, ठीक है ना। अब वर्क पे अगर आप जाते हैं तो इट टेक्स सम टाइम के लोग आपको ट्रस्ट करना शुरू करें। कुछ काम आपको इनिशियली करना पड़ता है ताकि आपको लोग ट्रस्ट कर सकें, आपकी एक रेपुटेशन बिल्ड हो। विदाउट अ रेपुटेशन आपको काम कोई क्यों देगा? आप खुद सोचें, जैसे पाकिस्तान में हैं, कोई आपको एआई का काम कराना है, लेट्स सपोज़ हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हैं। कोई आके बोलता है मैं जो हूँ मैं युगांडा में रहता हूँ और मैं युगांडा की बेस्ट यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट भी हूँ और मुझे एआई का काम आता है। आप हँसेंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो है क्या, कौन-सा मुल्क भी है या नहीं है या क्या है।
तो अगेन आपको अगर स्किल है आपके पास, तो आप कहीं से भी बैठ के काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं है, तो आप कहीं से भी बैठ के काम नहीं कर सकते। आपको पहले रेपुटेशन बनाना लाज़मी है। आपको ये नहीं बताना है कि मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ और मैं इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है और ये व्हाटएवर। आपको ये बताना है कि दिस इज़ व्हाट आई कैन बिल्ड। आपको शो करना है कि ये मैंने बिल्ड किया है, दीज़ आर माय कैपेबिलिटीज़। फिर लोग आपको जाके सीरियसली लेंगे कि ओके दिस पर्सन इज़ एक्चुअली अ डेवलपर। एंड नोबडी केयर्स एनीमोर कि कोई पाकिस्तान में है, कोई इंडिया में है, व्हाटएवर। काम से मतलब है सबको। अच्छा, जो ये वाली जो टाइमिंग वाली बात है, देखें 1 साल जो है वो कॉन्टैक्ट टाइम है, बिल्कुल। जो हमारा जो एक्स्ट्रा टाइम जो लग जाता है वो इसलिए हो जाता है क्योंकि बीच में गैप्स आते हैं, हॉलीडेज़ आ जाते हैं। कुछ इन बिटवीन क्वार्टर्स में आपको ब्रेक मिलती है, तो इसलिए जो एक्स्ट्रा टाइम अगर जो भी होता है वो उस वजह से होता है। वैसे तो क्वार्टर आपका जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, वो 13 वीक का क्वार्टर है, वो कंप्लीट हो जाएगा। ऑनलाइन सिचुएशन में व्हाट वी आर प्रोबेबली गोइंग टू फेस नाउ इज़ कि हमारा जो इन बिटवीन क्वार्टर्स का गैप है वो कम हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो क्योंकि पहले ये होता था कि हमें स्टूडेंट्स को क्वार्टर कंप्लीट कराना है, फिर उनके एग्ज़ाम्स लेना है, एग्ज़ाम्स के स्कोर्स करने हैं, फिर जो पास होंगे उनको बताना है कि आप पास हो गए हैं, फिर उनसे फ़ीस कलेक्ट करनी है नेक्स्ट क्वार्टर के लिए, फिर क्लासेस शुरू होती हैं। तो उस फ़ेज़ में ना टाइम ज़्यादा लग रहा था। तो अभी क्या हुआ है कि सारा कुछ ऑनलाइन आ गया है, तो थिंग्स शुड बी मच फास्टर। What role can AI play in the food industry like Food Panda or Careem? Uh, गुड क्वेश्चन। देखें ये मेरा फूड इंडस्ट्री का बैकग्राउंड नहीं है, तो आई डोंट रियली नो कि डे टू डे उनके क्या प्रोसीजर्स क्या होते हैं, क्या उनका ऑपरेशनल मॉडल है। लेकिन एआई से आप अगर कॉन्सेप्ट समझें तो आप डिसीजन मेकिंग तो कर सकते हैं, राइट? आप प्रेडिक्शंस भी कर सकते हैं। तो इनके पास तो आई डोंट नो इतना डेटा होगा, क्योंकि फूड पांडा और करीम वगैरह तो इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। तो यू कैन मेक अगर प्रेडिक्शन साइड पे जाते हैं तो वो डेटा को लेके आप फूड इंडस्ट्री में प्रेडिक्शंस कर सकते हैं कि व्हेन एंड वेयर यू विल नीड सर्टेन सप्लाईज। अगर आप इंटरनेशनली देखें जो रिटेल चेन्स होती हैं, लेट्स जस्ट लुक एट अमेज़न। अमेज़न क्या करता है, वो एआई यूज़ करता है और वो प्रिडिक्ट कर चुका होता है कि कौन से एरिया में हमें फॉर व्हाटएवर प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी चाहिए होगी। तो उनके अपने वेयरहाउसेस बने हुए हैं इन एवरी सिटी इन अमेरिका, और उनके वेयरहाउसेस के अंदर उनको पहले से पता होता है कि इस एरिया में हमें ऑर्डर में क्या आने वाला है, तो वो सामान पहले से स्टॉक हुआ होता है। तो आप सप्लाई चेन को कर सकते हैं, यू कैन मेक अ लॉट ऑफ डिसीजन मेकिंग एआई यूज़ करते हुए, कि कौन से प्रोडक्ट्स आपके पास होने चाहिए। ये सारी चीज़ें आप ये तो कर सकते हैं। बाकी जो है वो कंसल्टिंग अगर मुझसे करवाना चाह रहे हैं तो फिर आई विल हैव टू नो कि एग्ज़ैक्टली कौन से मॉडल पे बात कर रहे हैं, और उस पे फिर डिटेल कन्वर्सेशन फिर हम देख सकते हैं। अच्छा, गिट की रिव्यू क्लासेस इंशाल्लाह ईद के बाद स्टार्ट होंगी। वो मैंने पहले से मेंशन किया हुआ था, आपका जो स्केड्यूल है उसमें आई थिंक एंड ऑफ मई की डेट है पहली गिट की, वो लिखी हुई है, मेंशन है। तो जस्ट वेट फॉर इट प्लीज़। यस, देखें अगेन लर्निंग एवरीथिंग डज़ मेक यू द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। हमारा काम ट्रेनिंग में यही है। Our objective is to make you the jack of all trades. Your job after becoming the jack of all trades is to become a specialist. ठीक है?
1 साल के ट्रैक में हम आपको अगर एक पर्टिकुलर चीज़ में स्पेशलिस्ट बनाने जाएँगे ना, तो नथिंग विल वर्क, हम मैथ्स लेवल पे काम नहीं कर पाएँगे। लेकिन हम 1 साल में मैथ्स लेवल पे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बहुत सारे लोगों को बना सकते हैं, राइट? तो होता क्या है, इवन जैसे ब्रेन सर्जन की बात कर रहे हैं, तो ब्रेन सर्जन पहले जाता है मेडिकल स्कूल, वो एक जनरल डॉक्टर पहले बनता है। फिर बाद में वो पूरी ज़िंदगी लगाता है ब्रेन सर्जन बनने के लिए। तो पहले आपको इवन ब्रेन सर्जन को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनना पड़ता है, फिर वो जाके एस बनता है ब्रेन सर्जरी में। तो इसी तरह से पहले आपको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनना पड़ेगा, फिर आपको समझ आएगी कि ओके, मेरे पास ये पूरी एक लैंडस्केप है टेक में, मैं कौन-सी एरिया में मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है, एंड देन यू कैन डिसाइड कि अच्छा मेरी ये वाली स्पेशलिटी होगी। तो दैट इन दिस वे आपके पास वो सारी नॉलेज होती है, आपको वो सारे स्किल सेट होता है, यू आर अ वेरी गुड कैंडिडेट, और फिर उसके साथ आप किसी एक चीज़ में स्पेशलिस्ट होते हैं, दैट इज़ अ वेरी पावरफुल थिंग। विल नॉलेज ऑफ फाइनेंस, यस। देखें, टेक्नोलॉजी जो है ना, टेक्नोलॉजी ऑन इट्स ओन जो है ना, वो काइंड ऑफ यूजलेस होती है, राइट? क्योंकि जब तक आपके पास डोमेन नॉलेज नहीं होती, या आप किसी डोमेन एक्सपर्ट्स के साथ काम नहीं कर रहे होते, आप बनाएंगे क्या? आप कौन सी प्रॉब्लम कौन सी सॉल्व करना चाहेंगे, राइट? तो अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन इन फाइनेंस, राइट? और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेविली यूज होता है फाइनेंस में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक अगर एग्जांपल दूँ, अमेरिकन एक्सप्रेस एआई को हेविली यूज़ करता है ट्रांज़ैक्शंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, और ये बताने के लिए कि कोई ट्रांज़ैक्शन जो रियल टाइम में हो रहा है, क्या वो जेन्युइन ट्रांज़ैक्शन है, या वो किसी ने आइडेंटिटी थेफ्ट करके और स्कैम कर रहा है। तो इस तरह से यू कैन सी इन व्हाट एरिया ऑफ फाइनेंस यू आर इन, अपनी डोमेन के हिसाब से यू सी हाउ हाउ डज़ दैट टेक्नोलॉजी बेनिफिट। तो एक्चुअली क्या है कि इंडस्ट्री इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। तो फाइनेंस है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ऑल ऑफ दीज़ आर द फिज़िकल इंडस्ट्रीज़ जिनकी लोगों को ज़रूरत है। और इन एरियाज़ के अंदर हम टेक्नोलॉजी यूज़ करके इम्प्रूवमेंट्स लेकर आते हैं। दिस इज़ द होल पॉइंट ऑफ इनोवेशन। जिसने फर्स्ट क्विज़ नहीं दिया विद सम रीज़न्स, पहले से बताया हुआ था कि देयर विल बी नो एक्सक्यूज़ेज़, तो आई एम सॉरी, कोई बात नहीं, एक क्विज़ आपको मिस करना हमने अलाउ किया हुआ था, तो बाकी के क्विज़ मिस नहीं होने चाहिए। एक और क्विज़ आपने मिस किया तो फिर यू यू विल बी रिमूव्ड। Why don't we have innovators and inventions in Pakistan? Please discuss. ये इस पे मैं पूरा पूरा एक अलग से टॉपिक कर लूँगा। दिस इज़ अ लोडेड क्वेश्चन एंड इट विल टेक मी अ व्हाइल टू आंसर इट। तो इसको मैं किसी और दिन डिटेल में आंसर करता हूँ। बल्कि इसको इसको आई विल प्रपोज दिस टू ज़िया साहब एज़ वेल। मे बी नेक्स्ट वीक हम टेक टॉक में ये इससे स्टार्ट करें। कैन यू गाइड मी एनी प्रायर नॉलेज? हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसमें किसी भी कोई भी प्रायर नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, तो बिगिनर्स स्टार्ट कर सकते हैं। यार 12-12 साल के बच्चे भी ये कोर्सेज़ कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि छोटे-छोटे बच्चे भी इनको पढ़ पढ़ रहे हैं और इसको यूज़ कर रहे हैं। पेपैल इज़ इन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में आने में उनको जितना खर्चा उनको लगेगा पाकिस्तान में ऑपरेशन होने के लिए, उससे ज़्यादा उनकी रेवेन्यू नहीं होगी। तो देखें, सारा मसला हमारा है, पेपैल डज़न्ट हेट अस, लेकिन पेपैल को इस वक़्त फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं मिल रहा पाकिस्तान आने के लिए। तो जब तक पेपैल को पैसे नज़र नहीं आएँगे, वो नहीं आएगा पाकिस्तान। पैसे कब नज़र आएँगे? जब हमारे लोग पैसे जब उनके पास होंगे और वो खर्चा करने वाले होंगे, और पेपैल को लगेगा कि ओके, पाकिस्तान ट्रांसफॉर्म हुआ है, पाकिस्तान में अब जो लोग हैं वो हमारे थ्रू ट्रांजैक्शंस करेंगे, हमें रेवेन्यू मिलेगी। तो फिर पेपैल कन्विंस होगा कि ओके, अब हमें पाकिस्तान जाना चाहिए बिकॉज़ इट्स अ वर्थव्हाइल इन्वेस्टमेंट।
अदरवाइज कोई भी आपके मुल्क में क्यों इन्वेस्ट करेगा, राइट? हम लोग खुद इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट डेवलपिंग आवर ओन पेमेंट पोर्टल, तो व्हाई शुड पेपल? What sort of certification or diploma or degree will be handed over on completion of a course also are approved from credential schooling system? हाँ, अच्छा देखिए, हमारा जो पूरा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपने लेटेस्ट टॉप ऑफ द लाइन, इसको आप कटिंग एज कह लें, ब्लीडिंग एज कह लें, दीज आर ऑल टेक्नोलॉजीज जो आपको नॉर्मल स्कूलिंग सिस्टम्स में लोगों को पता ही नहीं है कि ये एग्जिस्ट करती हैं। तो किसी और की अप्रूवल लेना तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है, वो तो फिर हम कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे, राइट? जहाँ तक सर्टिफिकेशन की बात है, आपको हमारा सर्टिफिकेशन बिल्कुल मिलेगा अगर आपने सारा कोर्स वर्क कंप्लीट किया, एंड तक आपने जाकर सारे एग्ज़ाम्स पास किए। एक कोई प्रॉक्टर्ड फाइनल एग्ज़ाम होगा आपका, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव पूरा चेक करेगा आपका प्रॉक्टर्ड तरीके से कि यू हैव स्टडीड, यू नो द मटेरियल। इंशाल्लाह आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग असाइड फ्रॉम एनी पेपर वर्क, वो ये है कि आपके पास वो स्किल्स हों। देखिए, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगी ना कि आपको ये काम आता है, तो आपको पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं होती फिर। लेकिन अगेन इट्स देयर, वो सर्टिफिकेशंस बिल्कुल मिल जाएंगी आपको, बट प्लीज़ फोकस ऑन द मेन ऑब्जेक्टिव, वो ये है कि आपके पास वो स्किल आ जाए। Can't we create our own payment gateways like Mastercards? बिल्कुल क्रिएट हो सकते हैं, बिल्कुल क्रिएट हो सकते हैं। देखें, जो भी काम नहीं हो रहा होता ना, वो सिर्फ लैक ऑफ मोटिवेशन एंड रिसोर्सेज की वजह से नहीं होता, ठीक है? तो जब ये दोनों चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, मोटिवेशन प्लस रिसोर्सेज, फिर आप ये करना शुरू कर सकते हैं। इस वक्त हमारे पास अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में लैक ऑफ मोटिवेशन एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम है मेजॉरिटी पब्लिक के अंदर। और दूसरा इशू ये है कि रिसोर्सेज की कमी। रिसोर्सेज मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, एक तो आप फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी कह सकते हैं, वो तो एक है ही। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रिसोर्स की कमी है, वो लेबर की रिसोर्स की कमी है। जिसकी वजह से पीआईआईसी प्रोग्राम की इतनी ज़रूरत है कि मैस लेवल पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करे, जो फिर इस तरह के प्रोडक्ट्स को बना सकें। ताकि देखें, ये हमें तो पता है ना, ये अपॉर्चुनिटीज़ हमारी इंडस्ट्री में हैं, लेकिन कोई क्यों नहीं बना पा रहा? क्योंकि लोगों के पास, मेजॉरिटी कंपनीज़ के पास भी इतने लेवल की स्किल नहीं है, ठीक है? तो फर्स्ट वी एड्रेस द स्किल इश्यू, देन वी कैन डू ऑल ऑफ दिस। इंशाल्लाह ये सब होगा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपको एक स्टूडेंट से मिलाऊँगा, जिन्होंने, आई थिंक शी इज़ 12 इयर्स ओल्ड, उन्होंने ब्लॉकचेन की सर्टिफिकेशन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड जो ब्लॉकचेन ट्रेनिंग अलायंस किया है, उन्होंने वो पास किया। So yes, there are 12-year-old kids who are joining these programs and who are prodigies, and they're doing very well. So I'm very proud. चलें, तो आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया है। इंशाल्लाह फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक at 10:30 for the next tech talk. Thank you so much, everybody. Allah Hafiz.